चूँकि पोजीशनिंग क्या होती है कि आपने अपने कस्टमर के दिमाग में अपनी प्रोडक्ट का इमेज बनाना है अगेंस्ट द कंपैटिटर, उसको पोजीशनिंग कहते हैं। 3 इस वक्त पॉजिटिव ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जो प्रोडक्ट भी लाएंगे उसके अंदर वो हिट हो जाएगी। नंबर 1 हेल्थ, ठीक है, हर एवरीबडी वुड लाइक टू बी हेल्दी। नंबर 2 खूबसूरती, खूबसूरत कौन पसंद नहीं करता। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कन्वीनियंस है। आजकल का कस्टमर कहता है मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, सारा कुछ मैंने इत्थे लिया दो। क्योंकि अगर मैं उसको ये बता दूं कि मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि जी मेरे फलां प्रोडक्ट की सेल कम हो गई है, तो फिर सारे बायस्ड हो जाएंगे। ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है। जब आपस में आप कम्पीट करते हैं, वो 2.25 लीटर कटेगा मैं भी काट देंगा, वो 1.5 लीटर कटेगा मैं भी काट देंगा, वो 3 लीटर कटेगा मैं भी काट देंगा, बिकॉज देयर आर 2 मेजर कंपैटिटर्स, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। देखिए व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू योर टारगेट कस्टमर्स। याद रखिए कहाँ होना चाहिए था? फार्मेसीज के अंदर। अवेलेबिलिटी कहाँ पे कराई? 5 छोलिया वाले खोखे के ऊपर, उसका जो डब्बा होता था और इनके कहाँ टंगा होता था, एंड इट वॉज अमेजिंग। दिस वॉज समथिंग विच केम आउट ऑफ द ब्लू। आई विल ट्राई कि मैं इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करूँ, थ्योरी ज़रा कम हो और उसका जो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है हम ज़्यादा डिस्कस करें। बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है वो ये है कि वी आर इनटू डिजिटल इकोनॉमी राइट नाउ। वो जो हमारा मिलेनियम स्टार्ट हुआ था, जिसको हम नॉलेज इकोनॉमी कहते थे, जहाँ पे आपने वेबसाइट डिज़ाइन की, ऐप्स डिज़ाइन की, सारी की, अब आके वो 2015 के बाद जो है इवन दैट हैज़ शिफ्टेड इनटू डिजिटल इकोनॉमी एंड द डेटा इकोनॉमी एज वेल। डिजिटल इकोनॉमी मीन्स नाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये आजकल के नॉर्म्स हैं एंड रोबोटिक्स हैं। और जब हम डेटा की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आजकल का जो नॉर्म्स हैं जिसमें डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, डेटा इंजीनियरिंग, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। हम ऑलरेडी इसका आइडिया तो ले रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो आपका डेटा का इस्तेमाल है जिसको प्रेडिक्टिव डेटा कहते हैं, मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन हम ऑलरेडी कर रहे हैं। आप यू गो टू एनी खादी स्टोर और वहाँ पे आप कहती हैं मुझे फ़लाँ डिज़ाइन चाहिए, वो निकाल के दिखाते हैं, आप कहते हैं बट मुझे तो मीडियम चाहिए, तो वो कहता है 1 मिनट ठहरिएगा मैम, वो जाता है जाके ऐसे करके खोलता, कहता है मैम मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मुझे अभी जो है ना हमारे गुलबर्ग वाली जो ब्रांच है या जो डिफेंस वाली ब्रांच है वहाँ पे 2 पीस पड़े हैं, तो अगर आप कहती हैं तो मैं आपको यहाँ मंगा देता हूँ, आप वहाँ चली जाए, मैं फ़ोन कर देता हूँ, या अपने घर का एड्रेस दे दें, मैं भिजवा देता हूँ। राइट, दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ हैपनिंग। वो कहाँ से आया? वो आपके डेफिनेटली ERP से आया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोग्रामिंग, जिसमें आपके सारे के सारे जो आपके फंक्शंस हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के वो आपस में अटैच्ड है। इसी का इस्तेमाल कर कर के कंपनीज जो हैं उन्होंने अपनी इन्वेंटरीज जो हैं और अपनी जो बाकी असॉर्टमेंट है और उसको उसके हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है कि किस वाली शॉप पे कौन सा वाला साइज़, कौन सा रंग, कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा चलता है, उसके हिसाब से वो अब जो है वो सर्विस वाले भी ऐसे करते होंगे, बाकी ऐसे करते होंगे। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं ऑलरेडी, विच इज़ डेटा इकोनॉमी राइट नाउ, जहाँ सबसे ज़्यादा जो कीमत है इस वक्त वो आपकी डेटा की और इन्फॉर्मेशन की है। और अगर आप सही तरह से उसके बारे में नहीं जानेंगे, आपकी मार्केट इंटेलिजेंस बड़ी पुअर है, तो चांसेस ये हैं कि शायद बहुत ज़्यादा आप कामयाब नहीं रह सकेंगे। देयर आर मल्टीपल फेलियर्स जहाँ पे कि एग्जैक्टली जब आपने अपने कंज्यूमर की परसेप्शन को अंडरस्टैंड नहीं किया तो वहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स के फेलियर्स हुए, ब्रांड्स के फेलियर्स हुए। अभी आपने देखा होगा कोक ने फ्यूज टी लॉन्च की है, नेस्ले ने बहुत पहले जो है वो आइस टी लॉन्च किया, बट उनके ख्वाबो ख्याल में भी यही नहीं ये था। और आई एम श्योर उन्होंने रिसर्च किया होगा कि पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जो कि आइस टी पीते हैं। हम तो गर्मा गर्म चाय को फूंके मार के और उसमें पिर्च में डाल के पीने वाले लोगों में से हैं, हमारा तो ख्याल ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि याद रखिएगा आइस टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो ब्लेंडेड ना हो। हमारे यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या डाल के उसको काला किया जाता है। आप दुनिया किसी और कोने में चले जाएँ, आप 10 उसमें आप टी बैग्स डाल दें, रंग तो ही रहेगा, जो गोल्डन कलर उसका अपना है वो वही रहेगा। गोल्डन कलर को तो आप आइस टी डाल के पी सकते हैं, राइट, आइस डाल के, बट काले वाले रंग जो हम पीते हैं उसमें नहीं डाल सकते आप। सो दैट्स वाई इट वॉज ए फेलियर। 3-in-1 कॉफ़ी लॉन्च किया गया एक बहुत पहले, वो जो है वो पाकिस्तान में फेलियर रहा। क्यों फेलियर रहा? आप कॉफ़ी पीते हैं, कोई ब्लैक पीता है,
कोई दूध के साथ बगैर चीनी के पीता है, कोई चीनी डाल के ब्लैक पीता है, कोई बगैर शुगर और ब्लैक मिल्क के पीता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक तरह का स्टैंडर्ड मैं वो पैकेट खोलूं और उसके हिसाब से मैं कॉफ़ी पी लूँ। अभी इन्होंने लॉन्च किया है बट दैट इज़ डिफरेंट। वो मौका है और आपके पास वो कैपुचिनो है और बाकी सारे ब्रांड्स जो कि आजकल के यंगस्टर्स के लिए हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई भी काम करने जाएं तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन और डेटा जो है वो इकट्ठा करें। तो आज उस पर हम बात करेंगे। पहली बात तो ये कि हम थोड़ा सा इसको वो कर लें, अगर अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास जो मार्केटिंग रिसर्च है और मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च में फ़र्क क्या है। तो अगर आप ये देखें तो ये मार्केट इंटेलिजेंस का सिस्टम है, उसकी वजह ये हो रही है जितने भी हमने अब मार्केटिंग डिसीजंस करने होते हैं वो एक करंट एनवायरनमेंट में करने होते हैं, और एनवायरनमेंट हर दूसरे दिन बदल जाती है। अब तो इतनी तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं कि आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि कल क्या होने जा रहा है और परसों क्या होने जा रहा है। और पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और ग्लोबल विलेज का मतलब यह है कि वट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन दुबई एंड वट एवर इज़ हैपनिंग इन द यूके, एक्सेप्ट फॉर दी टाइम उसके जून के फ़र्क के अलावा वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपके यहाँ पे भी फिनोमिना हो रहा होता है। राइट, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी मस्ट डू दी मार्केटिंग रिसर्च। पहला पार्ट तो ये है। देन वी शुड आल्सो नो दैट, आई एम श्योर यहाँ पे बहुत जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनको पता है कि डेटा जो है इट्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको मिलते हैं और वो आप इकट्ठे कर लेते हैं। दीज आर द डिस्क्रीट वैल्यूज जो कि इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती, आइसोलेटेड है। इंफॉर्मेशन वो है जो मैं किसी पर्पस को जेन में रखते हुए कलेक्ट करता हूँ, समथिंग स्पेसिफिक। आपने अभी कहा 24 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो मेरी स्पेसिफिक क्या होगा कि आई वुड लाइक टू नो दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन इज़ द फीमेल पॉपुलेशन। फिर उस फीमेल पॉपुलेशन के अंदर मेरे पास कौन कौन सी एज ब्रैकेट में कितने कितने परसेंट लोग हैं, कितनी ऐसी हैं जो कि लिटरेट हैं। बहुत पहले मुझे एक वुमेंस डे के ऊपर इनवाइट किया किसी कंपनी ने, तो मैं वहाँ पे गया, तो आई वांटेड टू गैदर दी इंफॉर्मेशन टू शेयर एज वेल। अब डेटा वाज ऑलरेडी अवेलेबल बट आई वांटेड टू हैव इंफॉर्मेशन प्रिसाइसली फॉर द फीमेल। जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा कि पाकिस्तान में 41-42% लिटरेसी रेट है इस वक्त फीमेल का, विच इज़ वेरी हाई। लेकिन हमारे यहाँ पे याद रखिएगा लिटरेट वो होता है जो अपना नाम लिख सके और कुरान पढ़ सके। तो ऑलमोस्ट 42% या 42 से ज़्यादा ही है। अब आई डोंट नो आजकल क्या नया आया है उस पर सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे में। बट एनी हाउ इंटरेस्टिंग ये था कि जो वुमन की वर्किंग परसेंटेज ही बड़ी हाई थी, 37%। देखा यार हाउ इट इज़ पॉसिबल। ईरान के इतना हाई लिटरेसी रेट में 19% औरतें काम करती हैं। इंडिया इज़ अराउंड 34%, जबकि वहाँ पे बेइंतहा आपके पास मिडिल क्लास में फीमेल काम करती हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग। देन आई डिग डाउन। अब मैंने डिग डाउन किया। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। वो सारा अवेलेबल था। देन आई डिग डाउन, पता ये चला कि 70% ऑफ द फीमेल आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। ये वो औरतें हैं जो हमारी पिंडा दियाँ मासियाँ ने जो फातियाँ लांदियाँ ने चारा काटती हैं और चावल लगाती हैं। देवर 70% वर्किंग। 18% हमारी औरतें वो हैं जो कि सर्विसेज में काम कर रही हैं। सर्विसेज में दो मेजर सर्विसेज हैं, एक जो है वो आपकी नर्सिंग है और दूसरी सर्विसेज जो है वो टीचिंग है, और दोनों की दोनों लोएस्ट पेड है। सिर्फ 12% औरतें ऐसी हैं जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं जहाँ पे कि आपको एक हेल्दी पैसे मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जो 12% हैं वो भी आगे बढ़ना नहीं चाहती हैं। जैसे इन्होंने कहा, इसलिए बढ़ना नहीं चाहती हैं कि जी मैं तो 5 बजे तो बाद घर जाना है, मैं तो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं। बिकॉज जब आप मैनेजर बन जाते हैं तो फिर नेचुरली आपके पास कॉर्पोरेट में तो कोई टाइम नहीं होता, आप 8 बजे या 9 बजे जाएँ। और दूसरी सबसे बड़ा चैलेंज जो औरतों को जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाती हैं वो ट्रैवलिंग है। पहला सवाल जो है ना, जब भी और लड़कियां आती पहले कहते हैं कहीं जाना तो नहीं पड़ेगा ट्रैवलिंग करने के लिए। बट द ट्रेंड इज़ चेंजिंग। आज मेरा ख्याल है 30 से 40 मोटर बाइक में एक औरत जो है वो मोटर बाइक चलाती नज़र आती है। तो मेरा अंदाज़ा है कि अगले साल के एंड तक ये कम से कम 25 में से एक हो जाएंगी और अगले 3 साल के अंदर ये 10 में से एक हो जाएंगी। राइट, तो इसका मतलब यह है कि दे विल बिकम मोर इंडिपेंडेंट एज फार एज देयर ट्रैवलिंग इज कंसर्न। तो मैं आपको सिर्फ आइडिया जो दे रहा था वो डेटा और इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है डेटा इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, रॉ होता है, इररेलेवेंट, इंडिपेंडेंट होता है, किसी मकसद की वजह से नहीं किया था। इन्फॉर्मेशन वो है जो कि मैं हमेशा किसी ऑब्जेक्टिव को जेहन में रख के इकट्ठा करता हूँ। और याद रखिएगा, जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं या मार्केटिंग रिसर्च करते हैं तो उसमें से हम किसी ऑब्जेक्टिव की बेस के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़। हाँ, जब आप सेकेंडरी
कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम आगे बात करेंगे, वहाँ पे डेटा अवेलेबल होता है, उसका आप इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी वो है जो कि किसी पर्पस ऑब्जेक्टिव की बेस पे में इकट्ठा किया, जैसे मैंने आपको कहा, और वो प्राइमरी था, वो सेकेंडरी था, इसलिए कि डेटा अवेलेबल था, उसमें से मैंने अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन निकाली थी, राइट। अगर मैं ये जानना चाहूँ आप कितने लोग यहाँ पे जो बैठे हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इनकी इनकम जो है 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो वो उसके लिए मैं आपसे या तो सवाल करूँगा या मैं कोई इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चनर दे दूंगा, भर के दे देंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी दी प्राइमरी, वो प्राइमरी होगा। सेकेंडरी भी पॉसिबल है मेरे लिए निकालना, मेरे लिए मैं इनसे कहूँगा मुझे जितने भी इस वक्त पार्टिसिपेंट्स हैं सबका प्रोफाइल दे दो, मैं उस प्रोफाइल में से जो है वो निकाल लूँगा कि हाउ मैनी आर द ग्रेजुएट्स, हाउ मैनी आर हेयर हु आर ऑलरेडी डूइंग द बिजनेस एज वेल, कौन से जॉब करते हैं, कौन से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर हैं, कौन से सेल्फ एम्प्लॉयड्स हैं, तो मैं उस डेटा से निकाल लूँगा। तो सेकेंडरी हमेशा वो होता है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो है वो ऑलरेडी एक प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पाकिस्तान के बारे में, जिसमें से हर चीज़ मैं निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से। और बहुत सी आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आती रहती है, कोई एप्टमा की रिपोर्ट आती है, किसी की आती है, तो वो प्रिंटेड होती है, उसमें से मैं इन्फॉर्मेशन, फिर कंपनी के अपने रिकॉर्ड्स होते हैं, कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, कुछ सेल्स के रिकॉर्ड हैं, वो ऑलरेडी प्रोडक्शन के रिकॉर्ड्स हैं जो आपके पास पड़े हैं, उसमें से भी आप इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये तो इन्फॉर्मेशन और डेटा की बात होती है। हमारे पास दो तरह की रिसर्च मॉडल्स हैं, एक क्वालिटेटिव है और एक क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव डेफिनेटली वो होगा जो मेजरेबल नहीं होगा, ठीक है जी, उसमें आपके पास जो अवेलेबल हैं, इसको इन डेप्थ इंटरव्यूज़ कहते हैं, 1-to-1 इंटरव्यूज़ हैं, फोकस ग्रुप्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, और एथनोग्राफिक्स हैं। एथनोग्राफिक्स जो है कि मैं ये देखना चाहूँ कि कोई मेरा जो रिस्पोंडेंट है, याद रखिएगा जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च में जो इंडिविजुअल होता है उसको रिस्पोंडेंट कहते हैं। अगर मार्केटिंग में है, एफएमसीजी में है तो कंज्यूमर कहेंगे, अगर सर्विसेज में है तो उसको कस्टमर कहेंगे, अगर वो कोई मेरा जो परमानेंट कस्टमर है तो उसको हम क्लाइंट कहेंगे, जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए वैल्यू रखता होगा। तो हम इस वक्त यहाँ बात कर रहे हैं रिस्पोंडेंट की। तो मैं ये देखना चाहूँगा कि एक रिस्पोंडेंट जो फर्ज करें गिलगित या स्कर्दू में है, तो वो जो है वो सोप का कैसे इस्तेमाल करता है, कितनी दफ़ा वो हाथ धोता है, कितनी दफ़ा मुंह देता है, कहाँ पे रखता है, कब ख़रीदता है, क्या करता है, मैं उसमें देखना चाहूँगा। सिमिलरली मैं मलीर में देखना चाहूँगा, सिमिलरली मैं भाटी में देखना चाहूँगा। ये एथनो होता है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए एथनिक ग्रुप्स की अगर हम बात करें, कराची की बात करते हैं कराची इज़ सबसे ज़्यादा एथनो कॉम्प्लेक्स मार्केट है। क्यों? वहाँ पे आपको पारसी मिलेंगे, वहाँ पे आगा खानी मिलेंगे, वहाँ पे इस्माइलीज़ मिलेंगे, वहाँ पे मेमन मिलेंगे, वहाँ पे एंग्लो इंडियन क्रिश्चियंस मिलेंगे, वहाँ पे आपको हिंदू मिलेंगे, वहाँ पे सिंधी मिलेंगे, वहाँ पे पठान मिलेंगे, वहाँ पंजाबी मिलेंगे, पंजाबियों में फिर आपके पास जो है ना वो चनियोटी शेख मिलेंगे और फिर बाकी लोग मिलेंगे। सो आप सोचें कि मैंने अभी तक जो गिनवाए हैं इसमें कुछ छोड़ भी गया होगा, ये आलमोस्ट कोई 11 के करीब लोग हैं जो वहाँ डिफरेंट टाइप के लोग हैं। तो वहाँ पे दे आर फ्रॉम द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। आप अमेरिका में अगर चले जाएं तो वहाँ पे आपको हिस्पैनिक मिलते हैं, वहाँ पे नेग्रोस मिलते हैं, वहाँ पे एशियंस मिलते हैं, वहाँ पे इंडियन। दुबई इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एथनिक मार्केट, क्योंकि वहाँ पे आपको गोरा भी मिलता है, अमेरिकी मिलता है, वहाँ पे आपको लेबनीज मिलता है, सीरियन मिलता है, इजिप्शियन मिलता है, बांग्लादेशी मिलता है, श्रीलंकन मिलता है, पाकिस्तानी मिलता है, इंडियन मिलता है। तो कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स एथनिक जो है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मार्केट होती है, इसको हम कहते हैं एथनोसेंट्रिक मार्केट। एथनोसेंट्रिक मार्केट दुनिया में जी सबसे ज़्यादा जो एथनोसेंट्रिक मार्केट का जिक्र किया जाता है वो इंडिया है। मध्य प्रदेश का कल्चर कुछ और है, उत्तर प्रदेश का कुछ और है, आप पंजाब में आ जाएं कुछ और है, केरला में कुछ और है, और डेफिनेटली उनकी अपना खुराक अलग है, उनकी ज़बान अलग है, उनकी ट्रेडिशन अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है सबका। सबसे कॉम्प्लेक्स मार्केट है इस वक्त अगर हम इंडिया को देखते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट जो है उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है। आज अगर आपके पास अमेज़ॉन प्राइम है तो अगर आप उसमें देखें तो आलमोस्ट जितनी भी फिल्में अब आ रही हैं वो हिंदी में नहीं आती हैं, वो मलयालम में आ रही हैं, वो तेलुगु में आ रही हैं, पता नहीं किस किस में वो आपको मिलती हैं, इसलिए कि वो बहुत बड़ी मार्केट है फिल्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनी हाउ, तो हम ये देखना चाहेंगे कि वो क्या, आप में से किसी को ये अंदाज़ा है कि फोकस ग्रुप क्या होता है?
देखें बहुत सिंपल है, 4-5 इसकी वो होती हैं और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला रिसर्च टूल है, सबसे ज़्यादा। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं दिस इज़ इंटरएक्टिव डिस्कशन among a small group between 10 to 12 for the short duration from 1 to 1.5 hour by a moderator. ग्रुप साइज 10-12 से बड़ा नहीं होगा, टोटल ड्यूरेशन 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी, इंटरएक्टिव डिस्कशन होगी, राइट, और मॉडरेटर होना बहुत ज़रूरी है जो डिस्कशन को जो है वो फैसिलिटेट करेगा या स्पीयरहेड करेगा। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है चूँकि बहुत ही 1.5 घंटे के अंदर आप किसी भी किस्म का एक क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे सेल्स से रिलेटेड हैं कि मेरी सेल जो है वो कम हो जाती है। ठीक है जी, अब सेल्स कम होना जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सिम्टम है। जैसे बुखार होता है, बुखार सिम्टम है। अब उसकी वजह क्या है, वो मुझे खुदा ना खास्ता टाइफाइड है, मेरा गला ख़राब है, मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन है, मेरे पेट में इन्फेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, वो डायग्नोस करना ज़रूरी है। तो अब सेल जब नहीं होती है तो वो एक सिम्टम है। किस वजह से नहीं हो रही होती है? इट कैन बी क्वालिटी, it can be availability, it can be the person, it can be the competitor, it can be the pricing, it can be the the person who is selling it over there. अब उनमें से ये जानना मुझे कि क्या वजह है, उससे हम फोकस ग्रुप करते हैं, वहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह प्राइमरीली क्या है। तो कभी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए या रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के लिए हम फोकस ग्रुप करते हैं। थिंक टैंक डिफरेंट है। देखिए वो तो एक बाकायदा आपके पास एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। याद रखिएगा इस केस में जितने भी रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको बताया ही नहीं जाता कि उसमें पूछना क्या है। क्योंकि अगर मैं उसको ये बता दूं कि मैं ये जानने के लिए आया हूं कि जी मेरे फलां प्रोडक्ट की सेल कम हो गई है, तो फिर सारे बायस्ड हो जाएंगे। ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है, ये एक क्रिएटिव प्रोसेस जिसमें हम आपकी इनसाइट्स जानना चाहते हैं बगैर किसी बायसनेस के। तो ये आपका क्वालिटेटिव है। उसके बाद क्वांटिटेटिव में क्वेश्चनियर्स होते हैं, सर्वेज हैं, पोल्स हैं, मार्केट इंटरसेप्ट्स भी हैं, लेकिन ये ज़्यादातर चूँकि क्वांटिटेटिव होते हैं तो हमने इसका बाकायदा ये रिसर्च करके जानना होता है कि इसके अंदर जो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले वाले सवाल का जवाब क्या दिया और उससे मैंने इंटरप्रेट क्या किया। ठीक है, मसलन टेक द एग्जांपल कि मैं अगर किसी ब्रेड के ऊपर एक रिसर्च कर रहा हूँ तो पहला सवाल मेरा क्या होगा, और वो ये होगा कि आप ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाते हैं। राइट, आपने उस पर लिख दिया पापे और ब्रेड और वो कुलचा और फलां लिख दिया। तो उसने लिख दिया जी, किसी ने फर्स्ट करे ब्रेड को टिक मार्क किया। इफ़ यू हैव टिक मार्क 2 देन प्लीज रिप्लाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। नो, पहले बात यह है कि ब्रेड का साइज कौन सा इस्तेमाल करते हो, नंबर 1। फिर टाइप कौन सा करते हो, आप प्लेन करते हैं या आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करते हैं या कोई और ब्रेड आप यूज़ करते हैं, वो कौन सी है। उसके बाद आप कहेंगे हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर बाइंग द ब्रेड। वो सबसे आखिर में आगे आएगा कि कौन सा ब्रांड है, फिर आप ब्रांड लिखेंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कि व्हाट आर द रीज़न दैट यू आर बाइंग दैट ब्रेड। वो भी आप चाहें तो आप लिख दें, वो क्वालिटी है, अवेलेबिलिटी है, उसकी प्राइसिंग है, या आपको अच्छी लगती है, लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, तो वो टिक कर दिया। इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली प्रिसाइसली पता चल जाएगा कि मैंने अगर 100 लोगों के पास गया तो कितने लोग जो है वो नाश्ते में ब्रेड खाते हैं। अब आप क्वान्टिफाइबल हो गए, परसेंटेज में SPSS का इस्तेमाल होता है इसकी एनालिसिस करने के लिए। फिर आपने क्या पूछा, फिर आपने कहा कि उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि छोटा वाला ब्रेड लेते हैं और बड़ा लेते हैं, उनमें से कितने % लोग ऐसे हैं जो कि प्लेन ब्रेड लेते हैं या ब्राउन ब्रेड लेते हैं। अब आप उसके साथ बाकायदा जो है क्वान्टिफाइबल कर सकते हैं। एंड सिमिलरली यू नो द सर्वेज एंड पोल्स, वो वर्बल भी हो सकते हैं और बहुत से उसमें हो सकते हैं। तो ये 2 टाइप ऑफ द रिसर्च है। अगर आपने क्वालिटेटिवली फोकस ग्रुप में आपने ब्रेड के बारे में, यार ब्रेड आप क्यों लेते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, या इसलिए लेता हूँ कि अवेलेबल होती है। अच्छा, बेकरी की लेते हैं कि ब्रांड लेते हैं, ठीक है। फिर आप इस तरह से फिर आप उसको कंफर्म करते हैं थ्रू अ क्वेश्चनियर ताकि आप उसे क्वांटिफाइबल कर सकें। तो पहले आपने उसका रीज़न आइडेंटिफाई किया, फिर आपने उसको क्वांटिफाइबल किया, उसको यानी कि डिटेल में माइक्रो एनालिसिस करने के लिए फिर आप जो है क्वांटिफाइबल जो है उसका पार्ट यूज़ करते हैं। एनी क्वेश्चन यू हैव प्लीज़ आस्क। देयर इज़ ए वेरी थिन
डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड अ बिजनेस प्रोडक्ट। मैं बाजार से पिज़्ज़ा चीज़ लेता हूँ, घर लाता हूँ, पिज़्ज़ा बनाता हूँ, सारे घर वाले मिलके खाते हैं, इट्स ए कंज्यूमर प्रोडक्ट। एक दुकानदार पिज़्ज़ा चीज़ लेता है, उससे पिज़्ज़ा बनाता है, उसको बेचता है, पैसे कमाता है, इट्स ए बिजनेस प्रोडक्ट। यूपीएस मैं घर पे लाता हूँ, ठीक है, अपने घर में लाइट जलाता हूँ, इससे कंज्यूमर ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट। लिबर्टी मार्केट वाला उसको लेता है, उसके साथ लाइट जब जाती है चलाता है, उसके अंदर कारोबार करता है, इट्स ए बिजनेस प्रोडक्ट। बात समझ आई? तो बड़ी कम डिफ्रेंसिएशन। हाँ, डिफ्रेंसिएशन आती है चूंकि B2B ज़रा कॉम्प्लेक्स होता है, बाइंग ज़्यादा होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट होती है, कंज्यूमर में कम होती है, वो हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम तो वहाँ भी आती है। देखिए, रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं? रिसर्च हम कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई द गैप्स, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। तो वो तो हमें B2B में मिलेंगी और B2C में भी मिलेंगी, ठीक है। तो हम अभी इस पर मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ दोनों में। पहली बात है, मार्केट रिसर्च क्या होती है? किसी भी टारगेट मार्केट या कस्टमर से हम जो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं उससे हम कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, वो कंपनी के बारे में हो सकती है, मेरी कंपनी के कार्स के बारे में हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। ये है मार्केट रिसर्च। बात एक ही है, लेकिन मार्केटिंग रिसर्च में थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है? ये है कि न्यू सर्विस और प्रोडक्ट है या एग्जिस्टिंग है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। आपने मार्केटिंग चूंकि पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग में मार्केटिंग होती क्या है? मार्केटिंग इज 4 P's, मैनेजिंग द 4 P's विच इज द मार्केटिंग मिक्स, ठीक है जी। प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। नई प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तब भी करूंगा, नहीं अगर हुआ तो तब भी करूंगा। 2 प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च हुई हैं, कोक से की हैं। एक उन्होंने रोर किया विच इज़ एन एनर्जी ड्रिंक, और दूसरा अब उन्होंने फ्यूज जो है वो की है। सिमिलरली पेप्सी ने अपना टेस्ट चेंज किया, उन्होंने कहा इज मच स्ट्रॉन्गर नाउ। दैट आल्सो ए कैंपेन टू फाइंड आउट यार कितने लोगों ने पसंद किया है। आई एम श्योर दे मस्ट बी कंडक्टिंग द ऑलरेडी द रिसर्च कि यार क्या लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। कोक भी कर रहा होगा जी, फ्यूज टी किसी को पसंद आई कि नहीं आई है। 2 मैंने लॉन्च किए, एक लेमन किया था, लाइम किया था, और एक हमने पीच किया था। कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा ज़्यादा चल रहा है? डेटा से भी हो रहा होगा और फिर लोगों से भी पूछ रहे होंगे आप वहाँ टेस्ट करा रहे होंगे आप। तो ये हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, बिकॉज हम चूँकि मार्केटिंग में बात कर रहे हैं, तो वी विल टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग, राइट जी। ओके, मार्केटिंग रिसर्च में करते क्या क्या है, इसका रोल कहाँ कहाँ पे होता है? सिचुएशन एनालिसिस होती है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ 1 by 1 करके। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट होती है, मार्केटिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट होती है, और आखिर में इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। ये 4 ऐसे हमारे पास एरियाज़ हैं मार्केटिंग में जिसके अंदर के हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिचुएशन एनालिसिस विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम क्या जानना चाहते हैं? हम एनवायरनमेंट जानना चाहते हैं। देखिए, एनवायरनमेंट होती क्या है? एनवायरनमेंट ये नहीं है जो आजकल हमारी वो स्मॉग हुई हुई है, ये उस एनवायरनमेंट की बात नहीं हो रही है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही होती या आइसोलेशन में काम नहीं कर रही होती, उसके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट होती है, ठीक है। कौन सी एनवायरनमेंट? एक मैक्रो एनवायरनमेंट कहलाती है और एक माइक्रो कहलाती है। मैक्रो एनवायरनमेंट को कहते हैं पेस्टल, PESTEL, पेस्टल। P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक, S स्टैंड फॉर सोशल, T स्टैंड फॉर टेक्निकल, E स्टैंड फॉर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ये वाली जो इस वक्त है, और L स्टैंड फॉर लीगल। ये हमारी सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करती है किसी भी कंपनी को, वो पेस्टल करता है, मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट इज अनकंट्रोलेबल। मसलन टेक द एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन ये है कि जी डॉलर फ्री फ्लोट करेगा, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? डॉलर हो गया 230 रुपये का, क्या करेंगे? पॉलिटिकल क्या है कि जी हम लोग पेट्रोल की प्राइस जो है वो इतनी कर देंगे, आप क्या कर लेंगे? ठीक है जी। मिनिमम वेज इतनी होगी, आप क्या कर लेंगे? बिजली की प्राइस ये होगी, आप क्या कर लेंगे? समझ आ गई आपको? एंड स्टेट बैंक कहता है 16% का इंटरेस्ट रेट होगा, तुसी ही कर लोगे। सो यू हैव टू अडेप्ट, इट इज़ नॉट इन योर हैंड।
ठीक है जी, लीगली सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि होर्डिंग लगन गया, तार दो, क्या कर लेंगे आप? यू गेटिंग माई पॉइंट? इकोनॉमिक में क्या है? इन्फ्लेशन, ठीक है, 30-32% पे है, क्या कर लूँगा मैं? आई हैव टू एडजस्ट माई सेल्फ, ठीक है। उसके बाद क्या है? पेस्टल पी, इकोनॉमिक्स, सोशल। सबसे बड़ा जो सोशल चेंज आ रहा है, अच्छा ये याद रखिएगा, मैक्रो दोनों होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव इस वक्त जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उसमें पॉजिटिविटी क्या क्या है? 3 इस वक्त पॉजिटिव ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जो प्रोडक्ट भी लाएंगे उसके अंदर वो हिट हो जाएगी, ठीक है जी। नंबर 1 हेल्थ, ठीक है, हर एवरीबडी वुड लाइक टू बी हेल्दी। नंबर 2 खूबसूरती, खूबसूरत कौन पसंद नहीं करता? सबसे ज़्यादा जो मार्केट एस्थेटिक्स की मार्केट है लोगों की, वो आप देख सकते हैं, 3,500-3 हज़ार रुपये के असी लोशन बेचने हैं तो सीरम बेचने पे हैं। एक आज डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं जाके 15,000 रुपये लेता है, 5,000 की फीस होंगी है तो 10,000 की दवाइयाँ लिख देता है, ऐसे ही है। ओके, सो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कन्वीनियंस है। आजकल का कस्टमर कहता है मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, सारा कुछ मैंने इत्थे लिया दो, मैं जाना कितने नहीं है, ठीक है। और हमने, चूंकि हम तब्दीली एक्सेप्ट नहीं करते, हमें तब्दील किया किसने? कोविड ने। कोविड ने जी 2 चीज़ें, 2 एब्सोल्युटली राइट, एनवायरनमेंट का हिस्सा है। 2 सबक सिखाए एंटरप्रेन्योर्स को, आपके यहाँ पे कारोबारी लोग काफ़ी पढ़े, 2 सबक सिखाए उसने, ठीक है। पहला सबक ये सिखाया है कि यू हैव टू डाइवर्सिफाई। तुम सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रख सकते, तुम्हारे पास एक बिजनेस अगर इफेक्ट होगा दूसरा होना चाहिए बचाने वाला। हम टूरिज्म में थे, हमारा पूछें क्या हाल हुआ, 4 साल हमने एक पैसा जो है ना वो नहीं लिया, हमने कमा के नहीं देखा। दूसरा सबक उसने सिखाया है, अगर तुम्हारी प्रेजेंस ऑनलाइन नहीं है ना, तुम फारिग हो। तमाम के तमाम वो कंपनीज जो ऑनलाइन के ऊपर थी, दे वर डूइंग वंडरफुली वेल, ऑर्डर आ रहे थे। अच्छा, जो तैयार नहीं थी, आई नो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सबसे बड़ी लोकल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, मेरा क्लास फेलो है वो, अंदा यार कामन बड़ा वक्त पे आ गया, मैं उसको मिलने गया 2020 मई के अंदर। मैं क्यों है? कहता यार साडा जड़ी वैबसाइट ना चोक कर गई। मैं क्यों है? कहता पहले महीने को 600 बंदे आते सी, हुण 1200 बंदा रोज़ आता है, दे वांट टू बाय। हुण साडी मुसीबत की गई, वो CS से बढ़ाई नहीं हुई सी, जिसमें 1200 बंदे आते हैं खलो जाती है, करती कुछ नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमें, कि हमने अपनी सप्लाई चेन एडजस्ट नहीं की हुई। देखे ना, AC मैंने खरीदना है, AC यहाँ से तो नहीं जाएगा ना, AC उस इलाके के डीलर को मैं फ़ोन करूँगा, वो पहुँचाएगा। डीलर अपना इंतजार कर रहा है, वो 4 दिन के बाद गया, उन्होंने कहा मैं तो ले लेता है 2 दिन पहले, कोई इंतजार नहीं करता। सो कन्वीनियंस इज़ अनदर सोशल फैक्टर। और चौथा बड़ा फैक्टर जो पाकिस्तान में आने वाले वक्त में इन्फ्लुएंस करेगा, और आज भी कर रहा है, नहीं जी, औरतें, द फीमेल आर बिकमिंग सो एम्पावर्ड। पहले एक ज़माने में बुढ़िया की कहते सन, चलो कुड़ियों जाओ, उनसे घर आपे बड़े ने मिल के ना कुछ करना है, वो बड़े घर के फैसले में औरतें नहीं होती थी। आज मुसीबत ये है कि किसी भी घर में बेटियां कमा रही हैं, जड़ा पुत्र हो नहीं कमाता पाया। अब वो बेटी को जो कमा के ला रही है, क्या उसको आप उसके फैसले का हिस्सा नहीं बनाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा बड़ा वजह ये हो रही है कि दे आर वर्किंग वूमन इंक्रीज कर रही है। अब उसके पास इतना टाइम नहीं है, अगर रात को आके तो मैं तुम पराठे पका के दें, वो डॉन का पराठा कटेगी, ठीक है, या वो KNN का बर्गर निकालेगी, कहीं खा लो, ख़त्म। आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ब्रांड आपके पास रेसिपीज़ के आए। पहले एक शान था ना जी, नेशनल था, आज पता नहीं मेहरान भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया। और अब मूव कहाँ पे कर रहे हैं हम? रेडी टू सर्व में। पहले रेडी टू कुक था, हुण टाइम नहीं गा पकान दा, आए उधर माइक्रोवेव च रखिया, खा लेता। दैट्स राइट, दैट एग्जैक्टली इज सोशली हैपनिंग, राइट। एंड वी आर नाउ मोर मोबाइल एज वेल। पहले एक घर में शायद एक महल्ले में एक गाड़ी होती थी, अब हर घर में 2 गाड़ियाँ होती हैं। शाम को घर बहना पसंद कोई नहीं करता, जाके हमें बालन रोड पे देखें क्या हाल है वहाँ पे, लोग कहते हैं मांग के खा रहे हैं शायद रेस्टोरेंट से, इतना रश होता है वहाँ पे। सो ये सोशल चेंजेस हैं। हमने एनवायरमेंटल भी कर ली। टेक्निकल तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। टेक्निकल का ये हाल है कि आज सबसे ज़्यादा मैं फूड पांडा पे ऑर्डर करता हूँ, ज़मीन.com को देख लें, पाक व्हील्स को देख लें, जो इनके पास अपने पास तो कुछ नहीं है, ना ज़मीना ने ना गड्डियाँ ने, पर सबसे बड़ा बिजनेस वो कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ मैक्रो इन्वायरमेंट। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें देखना पड़ता है
कि इन्वायरमेंट में कहाँ अपॉर्चुनिटी आ रही है और कहाँ पे थ्रेट आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट के अंदर जब हम एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है और थ्रेट होती है। एज ए कंपनी मेरे पास स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है, फिर इसका हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, राइट। तो दूसरा जो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं वो माइक्रो एनवायरनमेंट है। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है, उसमें आपके कंपैटिटर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके वेंडर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके रेगुलेटर्स हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल का रेगुलेटर ड्रैप है, ठीक है जी। रेस्टोरेंट्स का जो है पंजाब फूड अथॉरिटी है, ठीक है। फार्मेसी के अंदर फार्मास्यूटिकल वो काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल है। तो ये रेगुलेटर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के मीडिया है, ये सारे के सारे माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो जो बात हो रही थी वो ये थी कि चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड आल्सो टू प्रिडिक्ट कि यार ये मसलन आज बैठ के सारे लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं। कल मैं एक साहब के पास था तो उन्होंने कहा यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना ग्रुप ना करूँ अगले साल अप्रैल में। मैं कहा सर एनी क्यों? कहता है मैंने लगता है कि पेट्रोल और थले आएगा। देखें वो बिजनेसमैन है ना सर। तो मैं कहा सर कैसे? कहता है 70 से 75 आ गया है, ठीक है ना। तो मैंने कहा टिकट करंट जो है ना थाईलैंड की वो 1.5 लाख रुपए की है। कहता है मेरा ख्याल है उस वक्त ये मैं 1.25 लाख रुपए की मिल जाएगी। आप बात समझ रहे हैं। और मे बी चूँकि रिसेशन दुनिया में होगा तो चांसेस ये हैं कि ये सेटल डाउन करेगा। ये होती है प्रिडिक्ट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम प्रोएक्टिव प्रिडिक्शन कहते हैं। अगर आप पहले प्रिडिक्ट करेंगे तो आप उसके लिए बेहतर तौर पे तैयार होंगे। ये जो इस वक्त हुआ है कोई बंदा एंटिसिपेट ही नहीं कर रहा था कि ये हो जाएगा। जो बुरा हाल हमारा आज हुआ है, नोबडी वाज अंडरस्टैंडिंग। मार्च में तो ऑप्टिमिस्टिक थे लोग यार। 1.5 लाख बंदा आपको चाहिए था, उसके अंदर अपना टेक्सटाइल के अंदर स्किल्ड वर्कर चाहिए था। हर कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही थी, अपनी जनाब चेन लगाए थे। उनको क्या पता था कि असी जनाब एक 2000 पता नहीं किनिया हूँ बंद कर चुके हैं फैक्ट्रियाँ हूँ तक बिकॉज ऑफ द गैस। और 1.5 लाख से ज़्यादा बंदा हम निकाल चुके हैं अब तक टेक्सटाइल्स के अंदर। नोबडी वाज थिंकिंग एट इन मार्च वाज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म। योर जीडीपी कहाँ जा रही थी, आपकी इंडस्ट्री कहाँ पे जा रही थी। एवरीथिंग वाज लाइक ग्रोइंग बट सडनली नोबडी हैज प्रेडिक्टेड दैट। एवरीबडी इज गेटिंग शॉक नाउ, एवरीबडी इज गेटिंग शॉक कि कभी हो सकता है कि 170 वाला जड़ा 180 वाला डॉलर जड़ा है वो मैं 250 लवांगा, वो भी नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू एनालाइज। ये सिचुएशन एनालिसिस कहलाती है जी। आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कंपैरेटिव पोजीशन, अगर ये एक फैक्टर है तो ये मुझे कहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है और मेरे कंपैटिटर कितना कर रहा है। मसलन एक दिन मैं लीगल की बात की तो आपको याद होगा जब साकिब निसार साहब ने कहा कि जी वाटर टैक्स लगेगा बेवरेजेस के ऊपर। पता है आपको, उन्होंने कोक पे लगाया। कहा तुम थलों काट दे पे हो यार, तो ये सारा पानी मुका दे पे हो, को टैक्स लगेगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि हमें पता नहीं 1 रुपये पर लीटर जितना भी था। आप इमेजिन करें कि हाउ मैनी लीटर्स दे आर प्रोड्यूसिंग, अरबा इंच उन्होंने टैक्स देना पड़ गया, देयर मार्जिन कम हो गया उनका, राइट। तो दोनों को इफेक्ट हुआ। तो पेप्सी को भी हुआ और कोक को भी हुआ, को दोनों पानी इस्तेमाल करते हैं वहाँ से। सो यू आल्सो हैव टू डी दैट कि वो कैसे हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि मेरा कंपैटिटर इस वक्त क्या कर रहा है। ये सिचुएशन एनालिसिस है, राइट। अभी कोक हैज़ इंक्रीज द प्राइस। अगर 75 रुपीज़ का छोटा वाला कैन हो गया, जब पता नहीं चलता कि मुक्या किस लेगा। 2 घुट लो यार, ये खड़काई था कि मुक गया कि नहीं गया तक उससे 75 रुपीज़ का, ठीक है जी। तो वी हैव टू सी दैट कि यार ये पता नहीं क्या बनेगा। जब आपस में आप कम्पीट करते हैं, वो 2.25 लीटर कटेगा मैं भी काट देंगा, वो 1.5 लीटर कटेगा मैं भी काट देंगा, वो 3 लीटर कटेगा मैं भी काट देंगा, बिकॉज देयर आर 2 मेजर कंपैटिटर्स, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। देन यू हैव ए स्ट्रेटेजी डेवलप। पहले मुझे ये बताइएगा, आपने ये जो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट है ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पहले तो मैं ये देख लूँ। सो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। देखिए कोई भी कंपनी जो है जब वो स्टार्ट होती है, आज भी हर कंपनी किस तरह जानी जाती है, मेरा विजन स्टेटमेंट क्या है। विजन क्या होता है? द रीजन फॉर योर एग्जिस्टेंस। जैसे नोकिया कहता है कनेक्टिंग पीपल, ठीक है। गवर्नमेंट कहता है क्वालिटी फूड एट अफोर्डेबल प्राइस। सिंपल, दैट्स योर विजन, ठीक है। रीजन फॉर माई एग्जिस्टेंस। फिर मिशन स्टेटमेंट होती है कि मैंने अपना विजन हासिल कैसे करना है, वो आपकी मिशन स्टेटमेंट है। फिर आपका एक गोल होता है। गोल क्वालिटेटिव होता है, याद रखिएगा। गोल यह है कि टू बी द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इन पाकिस्तान। और वो बेस्ट पता 50 साल होनी है,
वो 40 साल ही होनी, मैं नहीं पता, और बेस्ट होनी कौन सी है ये भी नहीं पता मुझे, क्वालिटेटिव है। फिर उसको आप ट्रांसलेट करते हैं इनटू ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव 1 साल का है, 2 साल का है, शॉर्ट टर्म होता है, गोल लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म क्या होगा, बहुत सिंपल होगा। शॉर्ट टर्म ये है टू बी नंबर 5th फूड कंपनी इन नेक्स्ट 3 years। अब क्या हुआ, 5वां नंबर भी आ गया, 3 साल भी आ गए। और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव्स आर ऑलवेज स्मार्ट। डू यू नो स्मार्ट? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट इसका मतलब है क्वांटिफाइबल है वो। अब हम क्वांटिफाई कर लेंगे। ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपके ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के तरीके हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आपकी मंजिलें हैं, डेस्टिनेशंस हैं, तो स्ट्रैटेजीज उस तक पहुंचने के रास्ते हैं। बस ये याद रखिएगा। वैसे इसको कहते हैं ब्रॉड गाइडलाइंस टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, छोड़ दें तो स्ट्रैटेजीज ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केटिंग के अंदर मुझे ये डिफाइन करना है कि मेरा अगर ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं टॉप फूड कंपनी होऊंगा, तो मैं उसको कैसे हासिल करूंगा, वो मेरी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, उसको मैं क्रॉस चेक करूंगा जाके मार्केट में कि ये कैसे होगा। दिस इज डिफाइन द बिजनेस स्कोप एंड सर्व, मैंने कर लिया। ये मार्केट सेगमेंट्स आई एम श्योर यू मस्ट हैव डन इट, नहीं तो मैं आगे इस पर डिस्कस करता हूं थोड़ी देर में। ये होती है कंपैटिटिव एडवांटेज, इसको ये आपको जरूर पता होनी चाहिए एज ए मार्केटियर। अगर आपके पास कोई कंपैटिटिव एडवांटेज नहीं है, आप बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर सकते। इसको कहते हैं सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज, SCP। यू आर राइट, बट वो टारगेटिंग होती है। मैं आपको कैसे बताऊं? ओके राइट, आई कैन गिव यू एग्जांपल। मोबिलिंग, टेलेनॉर एंड जोंग, अगर हम तीनों की वो वाली एडवांटेज निकालें जो उसको बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ करती है, ठीक है, वो कौन सी होगी? तो आपकी जो मोबिलिंग में क्या होगी, 7.5 करोड़ के करीब सब्सक्राइबर हैं मेरे ख्याल में उनके पास, ये वारिद को मिलाने के बाद 7.5 या 8 करोड़ हैं टोटल। शायद पाकिस्तान में 15 करोड़ हैं, तो 40-45% उन्हीं के पास है लोग। अब नेचुरली कोई इतने कर नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है शायद वो 2.5 या 3 करोड़ है। अब वहां तक पहुंचने के अंदर जब तक आप 10 साल में वहां पहुंचेंगे वो आगे पहुंच चुका होगा। तो ये उसकी कंपैटिटिव एडवांटेज है अगेंस्ट दी टेलेनॉर एंड जोंग। टेलेनॉर के पास क्या है सबसे बड़ा कंपैटिटिव एडवांटेज? इजी पैसा। दे आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू आउट ऑफ इट, ठीक है ना। वो कंपीट ही नहीं करता, वो तो वहां से पैसे कमाता है। आज उसके पास 4-4.5 करोड़ तो सब्सक्राइबर होने चाहिए उसके ऊपर। ये तो बाद में आए हैं, आपका जैस कैश और ये तो बाद में आए। दैट्स राइट, ये उसका कंपैटिटिव एडवांटेज है। जोंग के पास क्या है, कोई बता सकते हैं मुझे? दैट्स राइट, थैंक यू वेरी मच सर। डेटा सर्विसेज जो होता है ना चीफ एग्जीक्यूटिव आजकल को, उसके पास 2 नंबर होते हैं। एक वॉइस के लिए रखा होगा, एक जैज डेटा के लिए। वो देगा नहीं किसी को, वो क्यों नहीं देगा कि यार लोग ही क्या को तो जैज रखे है। जैज ने अपना जोंग ने अपना इमेज खराब किया, इसको बिल्कुल लो प्राइस पे दे के। आज भी सबसे सस्ता वही है। मेरा यूफोन का मेरा बिल अगर 2000 रुपये आता है, उसका 1000 रुपये आता है, लेकिन डेटा बड़ा कमाल के हर जगह चलता है। उसका डेटा मैंने उस पर डाला हुआ है। सो प्लीज़ रिमेंबर, हर एक जो कंपनी है अगर उसके पास कोई कंपैटिटिव एडवांटेज नहीं है तो बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर सकेगी। दैट्स वेरी क्लियर, ठीक है। सो हमें जानना पड़ता है कि मुझे दूसरे जो प्लेयर्स हैं उससे कौन बेहतर बना रहा है, या मैं उससे क्यों बेहतर हूं। तो ये हम जानते हैं स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में। याद रखिएगा हम 4 फेसेस की बात करें, ठीक है जी। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव भी हम डिस्कस कर चुके। फिर हम मार्केटिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट, कि हम अगर कोई आज फर्ज कीजिए लेकर आ रहे हैं कि जी हम जैसे फर्ज कीजिए कोक स्टूडियो है, वो उनका एक मार्केटिंग प्रोग्राम है या प्रमोशन प्रोग्राम है, ठीक है। इस तरह से पेप्सी का अपना एक है, नेस्कैफे का, अंडरग्राउंड का, बैंड्स का है। इस तरह से और बहुत से ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जो आप करते हैं। प्रोडक्ट एंड चैनल, नेचुरली चूंकि मार्केटिंग प्रोग्राम है तो नेचुरली 4 P से ही होंगे ना। तो हमने प्रोडक्ट एंड प्लेस हो गया, इसका डिसीजन करेंगे। कम्युनिकेशन डिसीजंस करेंगे। हम प्राइसिंग के ऊपर जो है वो करें, क्या प्राइस रखनी चाहिए हमें, क्योंकि हर एक कैटेगरी में आपके पास एक रेफरेंस प्राइस होती है। आप हमेशा उसको बेस करते हैं। मसलन मैं आपने ब्रेड का जिक्र किया,
ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि ब्रेड 105 रुपये 100 रुपये दी गई, यही है ना। हर बंदे को ये होगा कि जो आधे लीटर की बोतल है ना ड्रिंकिंग वाटर की, वो 35 रुपये दी होगी या 40 रुपये दी होगी, 30 से लेके 40 रुपये तक रेंज है। बात समझ आ गई आपको? तो आपको ऑलरेडी इस रेफरेंस प्राइस का पता होता है, तो आप उससे ज़्यादा जा नहीं सकते। अगर जाते हैं तो फिर कुछ खास लेकर आए, फिर इनोवेशन ले। जैसे मरी ब्रूअरी वालों ने शीशे की बोतल में अपना उन्होंने एक प्रीमियम लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर के वो कार्बोनेटेड वाटर है। इट हैज़ ए हायर प्राइस। एक आजकल आपका वहाँ का बिक रहा है, यहाँ पे गिलगित हुंजा का, वो बेच रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट 2000 की शायद 12 बॉटल्स हैं, छोटी वाली। सीरम्स में गोल्ड सीरम आ गया। जी बिल्कुल, एब्सोल्यूट। सो यू नीड टू आप, अच्छा वो इसी तरह से आप उसको देख लें, अपना मरहबा वालों का जो सबसे मशहूर था उनका वो रोज़ वाटर जो है, उसका वो ना रोज़ वाटर सीरम लॉन्च कर दिया। छोटी सी बोतल 450 रुपये थी, वो 100 रुपये का मिल जाता है। वाई? लेकिन उसकी वजह है वो 4 कतरे इस्तेमाल होते हैं, वो पूरे का पूरा जो है इस्तेमाल होता है। देयर इज अ डिफरेंस। सो एनी हाउ व्हेन एवर यू आर डिफरेंशिएट यू चार्ज द मनी। तो यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि मुझे इस पर क्या। ये पर्सनल सेलिंग डिसीजन आपको पता है, ये इंसेंटिव्स होते हैं जो आप प्राइस कम करते हैं या आप बोनसेस देते हैं या पैक्स देते हैं, ये सारे के सारे जो है ना ये पर्सनल सेलिंग में आते हैं। आप आई एम श्योर आपने जो कम्युनिकेशन मिक्स पढ़ा होगा, उस कम्युनिकेशन मिक्स में एडवर्टाइजिंग है, उसमें पर्सनल सेलिंग है, उसमें सेल्स प्रमोशन है, उसमें डायरेक्ट मार्केटिंग है, उसमें पब्लिसिटी है और पीआर है। तो ये आई एम श्योर आप लोगों ने उसमें देखा होगा। तो पहले हमने शुरू किया सिचुएशन से, फिर हमने स्ट्रैटेजी को देखा, फिर हमने प्रोडक्ट को देखा, और हम बात करेंगे आखिर में जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि मैंने ये सोचा था कि हम जब हम 60 रुपये की पेप्सी करेंगे तो कितनी बिकेगी। किसने कहा था पेप्सी 65 की कर दो, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो जब करते हैं तो फिर डिस्कस भी करते हैं कि कितने बिकेगी। देन यू हैव टू सी दैट कि ये इतनी बिकी है कि नहीं की। मैंने बॉटल चेंज की है, राइट, इसलिए कि वो आप उसको प्रोडक्ट को खूबसूरत बना सकें। इसको देख के कितने लोगों ने इसको खरीदा है। सबसे बड़ा जो चेंज आपने देखा होगा पैकिंग में, वो फ्रूटा वाइटल्स में आया। पहले स्क्वायर था, फिर गोल हुआ, राइट, और उसके बाद वो लंबे वाली शेप में आया। आपको पता है उस बॉटल का वजह क्या है? दैट्स वाई, बिकॉज आई एम सॉरी, अब लेडीज बैठी हैं, वो कहते हैं जब भी के लड़की के बारे में तो ऐसे करके कहते हैं। तो उस बॉटल को अगर आप देखें तो वो बॉटल ऐसे बनी हुई है। व्हाई इट इज शोइंग स्मार्टनेस, सिप इंटेलिजेंटली, शायद उस पर लिखा हुआ है। जी हाँ, सिप जो है उस पर लिखा हुआ है SIP इंटेलिजेंटली। व्हाई? बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव देन द रेस्ट ऑफ द ब्रांड्स, प्लीज रिमेंबर इट। अगर आपका शहजान जो ऑल प्योर है, फ्रूटेन है, शकरगंज वालों का है, अगर उनकी आप एवरेज प्राइस देखें 1 लीटर की तो ऑलमोस्ट 170 से 180 रुपये है। इनकी प्राइस जो इस वक्त है वो 230 से 220 तक के बीच में है, ठीक है। इट्स एक्सपेंसिव, 50 रुपये का फर्क है। तो दे हैव टू जस्टिफाई दैट 50 रुपीज। वैसे उन्होंने किया है, उनका टीवी पे जो एड आपको याद होगा, जब उन्होंने एकदम से ये लॉन्च किया फ्रूटा वाइटल्स को प्राइस इंक्रीज की 215 पे, और उस वक्त बाकी बिक रहे थे 150 सिवाय चौंसा के, चूंकि वो पाकिस्तानी उसमें है तो 155 का है उनका भी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीवी पे ऐड लॉन्च किया, पीपल से वी आर एक्सपेंसिव, यस वी आर एक्सपेंसिव, व्हाई? बिकॉज वी ब्रिंग द ग्रेप्स फ्रॉम इटली, स्ट्रॉबेरी फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड एप्पल फ्रॉम आयरलैंड। तो उन्होंने कहा 50 देंदे हो पर खुद देंदे भी तो वलैती पे हैं। सो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट, दैट्स व्हाट द प्रोग्रामिंग इज। अच्छा, डिफाइनिंग द स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्राम, अगर वो नहीं चलता तो इसमें क्या चीज़ गलत है, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन टू इट एंड लेट्स डिफाइन इट। दिस इज व्हाट द इम्प्लीमेंटेशन इज। तो हमने ये देखा कि मार्केटिंग रिसर्च जो है वो 4 P's के बारे में है, और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहाँ पे हम एनवायरनमेंट को स्कैन कर सकते हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजीज को डिफाइन कर सकते हैं, अब अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स को जो है वो उसके ऊपर कर सकते हैं। और देन आखिर में हमने देखा कि जब हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च करके, तो फिर हम ये भी देख रहे होते हैं कि ये प्रोग्राम हमें क्या दे रहा है। देखें, हम जहाँ से शुरू किया हमने ये कहा कि मार्केट रिसर्च जो है वो कंपनी की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको मार्केट की इंटेलिजेंस चाहिए। सॉरी, ये मार्केट रिसर्च कंपनी बनाने के बाद होती है या उससे पहले होती है? उससे पहले भी होती है। आप जब कंपनी बना रही होती तब भी आप ये रिसर्च करती। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वो एक पुराना ग्रुप आया, उन्होंने कहा यार हमें सिर्फ औरतों के लिए जो है ना एक वो बनाना है,
जी। ठीक है, इसका मतलब है उन्होंने कहीं ना कहीं देखा होगा ना, या आपने खुद महसूस किया कि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम आम स्टोर पे जाके हम वहाँ से नहीं मांग सकते। तो कई दफ़ा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप जब जानना चाहते हैं तो फिर जैसे मैं लाहौर के अंदर, आपने कारोबार की बात की, और चूंकि आप में से बहुत से लोग कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सबसे सक्सेसफुल जो आज तक पाकिस्तान लाहौर के अंदर जो एक मॉडल आया वो था मारो तंदूर का। मारो तंदूर मतलब न्यूटेला नान। आप सोचें कि क्या आपने ज़िंदगी में कभी सोचा था कि मीठा नान होएगा, वो भी चॉकलेट वाला? Nobody thought about it. They came up with this idea clicked. 5 लोगों की लाइनें 200 रुपए का उन्होंने बेचा वहाँ पे। दिस इज़ वन एग्जाम्पल। जॉनी एंड जुगनू इज़ अनदर एग्जाम्पल। जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, मुझे याद है, वो इतनी सी, उन्होंने एक अपना आउटलेट खोला था, BYOB, बिल्ड योर ओन बर्गर। 2 बच्चे बाहर से पढ़ के आए तो उन्होंने वो खोला। ठीक है जी, बड़ा आसान काम था। वो आपको एक पर्चा दे देते हैं, वो कहते हैं तुम्हें बंद कौन सा चाहिए, आप क्लिक कर लें। आपको पैटिस कौन सा चाहिए, आप क्लिक कर दें। आपको इसमें कौन कौन सी वेजिस डालनी है, आप क्लिक कर दें। आपने कौन कौन से जो है इसमें से सॉसेस डालनी है, आप क्लिक कर दें, वो आपको बना के दे देंगे। बात समझ आ रही है? आपको ये क्यों करनी पड़ती है? ये जानने के लिए कि मार्केट के अंदर जो कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर हैं उनकी नीड क्या है। अच्छा, ये जो यहाँ पे सेगमेंटेशन की बात हुई थी और आपने टारगेटिंग की बात की थी, इसको STP कहते हैं। सेगमेंटेशन जो है, एक मार्केट जो होती है वो हेट्रोजेनस होती है। हेट्रोजेनस से मुराद क्या है? मुराद ये है कि उसमें एक आपकी ज़रूरत है और एक आपकी ख्वाहिश है। ये याद रखिएगा, ज़रूरत सबकी बराबर है, ख्वाहिश सबकी मुख्तलिफ है। वो आपके सर्कमस्टांसिस से है, इन्वायरमेंट से मिलके बनी हुई है। ठीक है, मसलन मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि मुझे प्यास लगी है। प्यास को बुझाना हमारी ज़रूरत है, आप सबकी ज़रूरत है, लेकिन उसको किस तरह बुझाना है वो आपकी ख्वाहिश है और वांट है। अभी मैंने वो बॉटल वाटर पिया, आप टैप वाटर पिएंगे, कोई चाय पिएगा, कोई कॉफ़ी पिएगा, कोई कोला पिएगा, कोई जूस पिएगा। ठीक है, कोई वो अपना वो क्या कहते हैं उसको, लेमोनेड पिएगा। ये आपकी वांट्स हैं। जो कारोबार होता है ना, वो वांट्स पे होता है, याद रखिएगा। उसमें आपको जो है वो एक सेगमेंट मिलता है जो किसी और ने नहीं किया होता। ठीक है, और कंपनीज जो है उसको ढूंढती हैं। आज आप सेंसोडाइन, जो एक ज़माने में सिर्फ एक थी, सिर्फ दांतों को सेंसिटिविटी ख़त्म करने के लिए, आज जब आप जाके उसके शेल्फ में देखते हैं तो वहाँ पे रैबिट मिलती है, मल्टी मिलती है, रेगुलर मिलती है, हर्बल मिलती है, और अब कंप्लीट आ गई है। क्यों आई है? बिकॉज वो ज़रूरत थी। हेड एंड शोल्डर जो है, बालों को साफ करना, क्लीनिंग दी हेयर इज ए नीड। लेकिन वांट क्या है कि किसी के सिल्की हेयर है, किसी के ड्राई हेयर है, किसी के फॉलिंग हेयर है, किसी के प्रॉब्लम हेयर हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, तो वहाँ पे आपका वो चेंज हो जाता है। तो आपको इसलिए रिसर्च करनी है कि पहली बात तो ये कि मैं अगर एक कंपनी बना रही हूँ तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मेरी कंपनी दूसरों से मुख्तलिफ होगी, राइट। और दूसरी बात है कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो लेकर आनी है। इट्स वेरी सिंपल। तो दैट्स वाई रिसर्च तो हर लेवल पे करनी है। ठीक है, डेटा आप जब रिश्ता करने जाते हैं तो रिसर्च नहीं करते, वो रिसर्च ही होती है। लड़केदार रंग के हो जाए, कद के हो जाए, तनख्वाह कितनी है, गड्डी है, अपना घर है, भैन भरा किन्ने ने, ये सारी रिसर्च ही हो रही होती है ना, और क्या हो रहा होता है। फिर हमने ये देखा कि मार्केटिंग रिसर्च में जो 4 P's होते हैं, जिसमें आपकी प्रोडक्ट है, जिसमें आपकी प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। फिर हमने ये देखा कि मार्केटिंग रिसर्च को 4 लेवल पे इस्तेमाल किया जा सकता है या हम अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर आपकी इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करते हैं, अपने जो आपने मार्केटिंग के प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं उसके बारे में जानते हैं कि वो कैसे हैं, और फिर आखिर में आप जो है उनको जब आप अप्लाई मॉनिटर कर रहे होते हैं तो उसके बाद उसे मॉनिटर कर रहे हैं कि हमने जो अपने लिए डायरेक्शन रखी थी ये इस डायरेक्शन में है भी कि नहीं है। अभी तक हमने इतनी ही बात की है, हम आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मार्केटिंग के अंदर जो रिसर्च का रोल क्या आता है। सबसे बड़ा इसका रोल आएगा मार्केट
प्रोग्राम डेवलपमेंट में। मार्केटिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जो हम अपनी प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन या प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम प्रोग्राम्स कहते हैं। मैंने अभी आपको जैसे कहा कि वो उसका जो कोक स्टूडियो है, वो एक यहाँ फर्ज करें कोक फेस्ट आता था, अब तो खैर वो सोल फेस्ट हो गया, तो वो भी उनका एक तरह का एक मार्केटिंग प्रोग्राम था जिसको हम रन करते हैं। और बहुत सारे आपके आते हैं, कभी आप डिस्काउंट दे देते हैं, कभी कुछ स्कीम दे देते हैं, कभी आप कुछ और कर देते हैं कि रैपर को जो है ना वो डाल के वापस भिजवा देना। आपने देखा होगा रिसेंटली फेयर एंड लवली ने अपना नाम बदला, ग्लो एंड लवली। क्यों बदला? जब वो मार्केट में गए तो उन्होंने देखा ये कि इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। जब आप ये कहते हैं एक प्रोडक्ट को कि फेयर एंड लवली है, इसका मतलब है गोरा ही खूबसूरत है। तो काला जो है वो हाँ, तो दुनिया में जितनी भी आपकी मोस्टली दुनिया मिस यूनिवर्स होती हैं, तो वो तो सारी जो है वो काली होती हैं। काली मीन सांवली होती हैं, काली मीन सांवली होती हैं। सो इसका मतलब ये कि उन्होंने कहा ये गलत है। आप सोचें, वो बड़े हौसले की बात है कि एक प्रोडक्ट का, इतनी बड़ी प्रोडक्ट का नाम आप इतनी सदियों के बाद बदल रहे हो, डिकेड्स के बाद, सॉरी सदियां नहीं, डिकेड्स के बाद बदल रहे हो। हम यहाँ पे प्रोडक्ट एंड चैनल आपको पता है जो डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, जिसको हम इंटरमीडियरीज कहते हैं, जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, एजेंट है, ब्रोकर है, फ्रेंचाइजर है, होलसेलर है, रिटेलर है, ये आपके वो होते हैं। और अब बल्कि डिजिटल कम्युनिकेशन भी पहले नहीं था, अभी कॉमर्स भी आ गया इसमें, अब तो वो चूँकि दैट्स अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। कम्युनिकेशन डिसीजंस हैं, कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स वो हैं जो हम एडवर्टाइजिंग में इस्तेमाल करते हैं, टीवी पे जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, ये हमारे कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। जो होर्डिंग्स पे आते हैं वो कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। आजकल इसके लिए जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उसे कहते हैं IMC, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये पढ़ा है सर? जी हाँ, वो थीम एक ही रहता है, वो थीम बदलेगा नहीं। पहले होता ये था कि रेडियो के लिए ऐड कुछ और होता था, होर्डिंग पे कुछ और होता था, मैगजीन में कुछ और होता था, न्यूज़पेपर में कुछ और होता था, टीवी पे कुछ और आ रहा होता था। अब होता ये कि टीवी वाला ऐड ही आप रेडियो पे सुनते हैं, जब सुन रहे होते हैं तो आपका दिमाग उसको विजुलाइज कर रहा होता है, ठीक। और फिर आप जब वहाँ देखते हैं तो फिर आप रिकॉल कर रहे होते हैं दोबारा सब कुछ उसको। दिस इज वाई कम्युनिकेशन जो है इट्स इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। प्राइसिंग डिसीजंस हैं, पर्सनल सेलिंग डिसीजंस हैं। पर्सनल सेलिंग जो है वो जो हम फार्मास्यूटिकल में करते हैं, मेडिकल रैप जाता है या बैंक वाला आपके पास आता है, वो पर्सनल सेलिंग मीन पर्सन टू पर्सन। दिस इज आल्सो टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन एज वेल। इसको इसलिए अलग किया जाता है कि ये मास में नहीं आता, टीवी रेडियो और ये होर्डिंग मास कम्युनिकेशन में आती है, इसको हम अलग रखते हैं। इसलिए जब आप पीस की बात करते हैं तो प्लीज़ रिमेंबर, हमने यहाँ पे जिक्र किया है प्रोडक्ट एंड सर्विस का। मसला ये हो गया हुआ है कि अब प्रोडक्ट और सर्विस जो है उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो ऑफर है। पहली बात है कि प्रोडक्ट होती क्या थी, एनीथिंग विच यू कैन ऑफर टू द मार्केट इज़ ए प्रोडक्ट। अब इस वक्त हमारे भी चूँकि सर्विसेज इंक्रीज़ कर गई, हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं ये सर्विस है, हॉस्पिटल एक सर्विस है, पेट्रोल पंप एक सर्विस है, हॉस्पिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक सर्विस है। तो अब हो क्या गया है कि सर्विसेज जो होती है उसमें 3 ज़्यादा होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। उसमें 3 जो कौन से होते हैं, एक आपका प्रोसेस होता है, एक आपका पीपल होता है, और तीसरा फिजिकल एविडेंस होता है। फिजिकल एविडेंस मीन जो मैंने बिल्डिंग एम्बियंस क्रिएट किया है वो क्या है। तो ये अब उसमें 3 जो है वो इंक्रीज कर गए। वैसे तो एक ज़माने में जब शुरू हुए थे तो उस वक्त तो 15 थे, ये बाद में छोटे होते होते फिर 4 हो गए, और सर्विसेज के अंदर जो है ये 7 हो गए। GDP से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक मुल्क जितनी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो बनाता है, जैसे एक कंपनी, उसको आप लोग पैसों से फिर डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। सर हमारा जो लॉस हो रहा है ना वो डॉलर की वजह से हो रहा है, क्योंकि पहले हम GDP कैलकुलेट करते हैं पाक रुपये में, इंटरनेशनल रेफरेंस के लिए उसको हम करते हैं डॉलर में। सबसे हाईएस्ट जो हमारा रहा वो मुशर्रफ के ज़माने में रहा, और याद है उसकी वजह थी, वजह ये थी एक तो ग्रो करा, प्लस $20 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व थे आपके। तो GNP जो है, GNP को आप डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन पे, फिर आपके पास पर कैपिटा आता है। इस मुल्क के बारे में हमने कितनी दफ़ा ये कहा कि ये कल ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ याद करें। 75 साल हो गए हैं, हर बंदा आया, इसको छुरा मारा, खून निकाला, फिर भी हम 6% GDP पे ग्रो करते हैं। आपने डेवलप कंट्री की बात की, यूरोप का बड़ा गरक हो गया है। यूरोप करंटली इज इन द माइनस GDP। जापान जैसी इकोनॉमी जिस वक्त क्वार्टर में 1% ग्रो करती है ना तो वो नाचती है। उसकी वजह एक और भी है, वजह यह कि वो ज्यादातर सर्विस
जो है ना वो इकोनॉमीज हो चुकी हुई हैं। सर्विस इकोनॉमी के अंदर अगर दुनिया में रिसेशन आता है, आप पे भी आता है, उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यूएई है। दुबई में जब दुनिया में रिसेशन आता है तो लोग वहां पे नहीं आते, लोग वहां पे आएंगे, टूरिस्ट पैसे खर्च करेंगे तो उसको मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सर्विस इकोनॉमी है। शान का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मैं साथ साथ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। शान का एग्जाम्पल मैंने दिया 90s में, ये सिर्फ कराची में था, ऐसे ही है ना जी। जिस वक्त उसने पाकिस्तान में एक्सपैंड किया, फिर उसको वो रेसिपीज ऐड करनी पड़ी जो यहाँ की थी। कुन्ना उसने लॉन्च किया, पंजाबी पुलाव किया उसने, कुन्ना लॉन्च किया उसने, पंजाबी मुर्ग छोले जो है वो ऐड किया। इसका मतलब यह है कि जब आप जोग्राफिकली कर रहे होते हैं आपको देखना पड़ता है। टपाल इज़ अनदर वेरी बिग स्टोरी, जो कि कहाँ से शुरू हुआ, खारा दर्ज के छोटे से मिठा दर्ज से शुरू हुआ और आज कहाँ पे चला गया। उसकी वजह यह थी कि कराची में, याद रखिएगा, ज़्यादातर बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीनी है और बहुत सी चाय ऐसी है जो हमारे यहाँ आती नहीं है। मतलब पर्ल डस्ट मैंने कभी लाहौर में नहीं देखी होगी कहीं पे, लेकिन उन्होंने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड किया और वो यहाँ पे लेकर आए। इस तरह से यहाँ से बहुत से लोग जो है वो वहाँ पे गए। सो बात करने की ये तो आपके जियोग्राफिकली जब आपने करना होता है, कंपैरेटिव एक्टिविटीज, इन्वायरमेंट के बारे में मैंने बता दिया, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ये सारे प्रोडक्ट, और हमने ये भी देख लिया न्यू प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग आइडियाज़ के बारे में भी हमने डिस्कस किया। कंपनीज, याद रखिएगा, बड़ी कंपनीज जब भी कोई ऐसी यूनिक प्रोडक्ट लेकर आती हैं तो उसको टेस्ट मार्केट करती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो टेस्ट मार्केट ना हो और बड़ा लेवल पे हम चले जाएं तो वो फेलियर साबित होता है, ठीक है। मसलन एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, हम टी बैग्स सिंगल यूज़ करते हैं। एक कंपनी, मैं नहीं लेना चाहूँगा नाम, एक कंपनी ने डिसाइड किया कि यार ये जो लोग उसमें चैनक में बनाते हैं चाय, तो वो बाद में पत्ती फेंकना बड़ा ट्रबलसम होता है, पहले उसमें नालियाँ बंद हो जाती हैं, फिर यहाँ फेंको, तो क्यों ना हम बड़ा वाला एक 4 जो है वो टी बैग्स का एक टी बैग बना दें, ताकि वो डालें आप जब आप चाय सर्व करें उसको निकालें फेंक दें, आपको ज़रूरत नहीं स्टेनर इस्तेमाल करने की। व्हेन इट वाज टेस्ट मार्केटेड तो पता ये चला कि वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। कहा ये क्या हो गया, वाई पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। तो पता ये चला कि कुछ लोग जो हैं वो चानक हर एक की एक साइज़ की नहीं, किसी की 4 की है, किसी की 6 की है, किसी की 8 की है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई 8 वाली चैनक के अंदर जो है वो 3 चम्मच डालता है, कोई 2 डालता है, कोई 4 डालता है। इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, सो पीपल रिजेक्टेड कि मैं हूँ पूरी तोड़ नहीं सकता ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट फर्स्ट व्हेन यू आर मार्केटिंग यू मस्ट लर्न द परसेप्शन ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। एक साबुन था, साबुन 101, अब देखो ट्रांसपेरेंट होता था, याद है आपको। तो उसको उन्होंने बड़ा कमाल की, उन्होंने उसकी मार्केटिंग कैंपेन रन की, कपड़े धोने की, इतने कपड़े धोता है, साफ धोता है, वो कैंपेन रन हो रही है जनाब। उसका जब उन्होंने पता किया इम्पैक्ट, तो सेल पे इम्पैक्ट ही नहीं था। वो बड़े परेशान हुए कि यार इसका सेल पे इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा, हम तो इतना कैंपेन कर रहे हैं कि साफ धोता है, इतने कपड़े धोता है एक साबुन जो है, ये क्यों नहीं हो रहा। फिर उन्होंने जाके जब मार्केट रिसर्च की तो पता ये चला कि लोग तो कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते, वो इस्तेमाल होता था टायर धोने के लिए, गाड़ियों के भी टायर धोए ना उस पर, वो होता था नहाने के लिए, वो कार्बोलिक सोप था। तो वो लोग जिनको बड़ा पसीना आता था मजदूरों को, उनकी बड़ी सफाई करता था। फिर उन्होंने उसकी कैंपेन को बदला, फिर क्या बनाया, उन्होंने कहा ये है साबुन 101, इसकी खूबियां 1 से 1, जिथे मर्जी इस्तेमाल करो, सानू परेशानी नहीं होगी। बात समझ आ रही है? That's why it is very important that we must learn that what is happening in the market as well, right? ये जो काला रेन था जिसको आपने लॉन्च किया, पता चला कि जी कपड़े के लिए था। उन्होंने कहा, लोगों ने जब देखा पता ये चला कपड़े नहीं धुल रहे, बर्तन धुल रहे हैं। क्यों? याद रखें हमारा ज़हन में कंसेप्ट था राग से कपड़े धोने का, सॉरी बर्तन धोने का, है ना, राग से धोते थे ना आप। तो वो भी क्योंकि गाढ़े रंग में था तो वो कहता नहीं ये बर्तन धोने वाला है। दिस इज हाउ एवरीथिंग इज चेंजिंग। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर यू आर कमिंग अप विद द प्रोडक्ट एंड सर्विस यू मस्ट क्रॉस चेक इट, ठीक है जी। अब हम आते हैं कि मार्केटिंग प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट में रिसर्च का क्या रोल है। सबसे पहला रोल ये है कि किस सेगमेंट को हमने टारगेट करना है, ठीक है। बेतहा प्रोडक्ट ऐसी हैं जिन्होंने एक छोटे से सेगमेंट को किया। मसलन टूथपेस्ट की अगर हम बात करें तो टूथपेस्ट को हम कम से कम 4 सेगमेंट पे डिवाइड कर सकते हैं मिनिमम। नंबर 1 रेगुलर,
नंबर 2 सेंसिटिव, नंबर 3 मेडिकेटेड, नंबर 2 टी वाइटनिंग, 4 टीथ वाइटनिंग, और पांचवा एक होता है जो कि स्पेशल है, जो उन लोगों के लिए जो कि स्मोकर है या जो च्यूअर हैं, पान च्यू करते हैं, उनके दांतों के लिए दूसरा होता है। एग्जैक्ट के नाम से एक टूथपेस्ट आती है, सिर्फ उसके लिए आती है, ठीक है ना जी। अदरवाइज अब हुआ क्या कि सेगमेंट तो ये हो गए, लेकिन उस सेगमेंट में भी आगे प्रोडक्ट हैं रेगुलर। अगर आप देखें, मसलन आप कॉलगेट को देखें तो कॉलगेट में कैविटी वाली आएगी, फ्लोराइड वाली आएगी, क्रिस्टल वाली आएगी, माउथ फ्रेशनर वाली आएगी। सेंसोडाइन में मैंने आपको बता दिया अभी। मेडिकेटेड में मेडिकैम को अगर हम देख लें, पहले अकेली थी, अब वो भी 4 हो गए। और आप चाहती पर्ल पता नहीं वाइट आती है जो दांतों की सफ़ेद करने वाली, उसके अंदर भी 3-4 हो गए। तो दिस, और पाउडर भी आता है डेंटोनिक जो है वो पहले वो भी अकेला था, अब उसमें भी 2 आ गए, एक सेंसिटिव के लिए आ गया और एक चूअर उसके लिए जो है वो जो स्मोकर्स हैं उनके लिए आ गया। तो ये देखना कि किस सेगमेंट के अंदर जो है ना जगह बाकी है, मुझे वहाँ जाना है, और वो सेगमेंट इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको इतने पैसे मिल जाएं जिसके अंदर कि आपका गुजारा होने वाला हो, यानी कि कम से कम आप ब्रेक इवन पे आएँ और ब्रेक इवन पे आप सर्वाइव कर सकें। इतना बड़ा सेगमेंट होना चाहिए। अदरवाइज़ आपके सामने बेइंतहा कंपनीज जो हैं वो छोटे सेगमेंट में आई, बस बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई, इसलिए कि सेगमेंट ही बहुत छोटा था। लेकिन ये बात कंफर्म है, जितना छोटा सेगमेंट होता है उतना हाई प्राइस होता है, इसलिए कि उसमें कोई होता नहीं। जैसे ब्राइडल ड्रेस में अगर हम देखें, कारमा शुरू में था, उसमें देवर ओनली ब्राइडल ड्रेस, ठीक है, वो उसी में स्पेशलाइज करते रहे। लेकिन फिर बाद में भी दे आल्सो हैव टू एंटर इनटू पिंक, बच्चों के उसमें आए और फिर बाकियों में भी चले गए। दैट्स राइट जी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमें किस में जो है वो किस प्रोडक्ट में जाना है और किस सेगमेंट में जाना है, ठीक है। बेनिफिट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईच सेगमेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट जी टू अंडरस्टैंड। याद रखिएगा 3 चीज़ें होती हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, एक फीचर होता है, एक फंक्शन होता है, एक बेनिफिट होता है। रिन घुलता नहीं है, फीचर है, ठीक है। अगर घुलेगा नहीं तो ज़्यादा देर तक चलेगा, ये फंक्शन है, ठीक है। तो बेनिफिट क्या होगा आप तो बता सकती हैं, मेमन है। इंजन है VVTi, VVTi इज़ ए फीचर। फंक्शन क्या है, पेट्रोल कम इस्तेमाल करता है। बेनिफिट क्या है, पैसे बचेंगे, सेविंग होगी। वो आजकल उसके ऊपर हार्पिक के ऊपर देते हैं ना, एक छोटा हार्पिक पूरे महीने के लिए। इसका मतलब क्या है कि वो गाढ़ा है, वो बहता नहीं है, वो चिपकता है, ज़्यादा कम लगेगा तो ज़्यादा देर तक इस्तेमाल होगा, ज़्यादा देर तक इस्तेमाल होगा तो पैसे बचेंगे। एरियल एक धुलाई में साफ करे, क्योंकि 2 धुलाई धोना नहीं पड़ेगा तो एरियल कम लगेगा तो पैसे बचेंगे। सो याद रखिएगा, कंज्यूमर इज ओनली एंड ओनली इंटरेस्टेड इन हिज बेनिफिट, अपना फ़ायदा। आप उसे कहीं ऑटो फोकस कहेगा मैनू की, आप कहेंगे VVTi है, कहता मैनू की, कहता घुलदा नहीं है, कहता मैनू की। आप जब तक उसके फ़ायदे की बात नहीं करेंगे ना, प्लीज़ रिमेंबर वेन एवर यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट विच प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है आई कैन सेल, और मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ मार्केट में या कर सकता हूँ, सबसे पहले देखें इसका बेनिफिट क्या है। आप भी अपने फ़ायदे के लिए, वो भी अपने फ़ायदे के लिए काम करेगा। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि मैं किस जियोग्राफिकल एरिया में हूँ, क्या मेरी औकात है कि मैं पूरा पंजाब करूँ। आज देखें गवर्नमेंट इसके बावजूद कि मेरे ख्याल में लाहौर में 120-122 के करीब उसकी हैं ब्रांचेज, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, और शायद पंजाब में मिलके कोई 200 प्लस हैं, 200 प्लस हैं। दे हैव नॉट गॉन आउट ऑफ लाहौर, पंजाब। दे रियलाइज कि यार हो नहीं पाएगा, राइट। सिमिलरली अगर आप क्लिनिक्स को देखें, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, राइट। ही हैज़ नॉट गॉन टू दी अदर सिटीज़ येट। वाई? उसकी एक बड़ी वजह है, उसने फैसला कर लिया हुआ है कि दुकान पहले अपनी लगाऊंगा, कोई बिल्डिंग किराए पे नहीं, पहले बिल्डिंग लेता है फिर खोलता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसलिए वो जाता नहीं जियोग्राफिकली। बड़ा मुश्किल डिसीजन था जी, KNN का प्लांट हेयर एंड सेलिंग इट इन कराची इज़ नॉट ईजी। वॉल्स का प्लांट हेयर नहीं, लाहौर में है। आप सोचें, और सबसे बड़ी मार्केट कराची है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी मुश्किल है, आपको पता है। उसमें आपने रेफ्रिजरेशन में लेकर जाना है, उसको बड़ी महंगी है जी हाँ। उसकी वजह यह है कि उन्होंने उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया।
वहाँ पे जो उनके सेल के लोग हैं वो लेते हैं टैब के ऊपर ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। 1 बजे जाके उसको मेन फ्रेम पे डालते हैं और उससे क्लिक करते हैं, वो सारे के सारी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ आ जाती है। फैक्ट्री 3 बजे काम करना शुरू करती है, सारी रात 12 बजे तक बनाती है। 12 बजे वो उसको लोड करते हैं और वो वहाँ चली जाती है, सुबह वहाँ पहुँच जाती है। दिस इज हाउ दे आर डूइंग इट। सॉरी, जस्ट राइट, एब्सोल्यूट, हर बंदा आजकल उसी पे कर रहा है काम। सो देन वी आल्सो हैव डिसाइड दैट वेयर वी हैव टू, हमें कहाँ काम करना है। KNN की इतनी डिमांड है इस वक्त UAE में कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन अभी तक वो जो है वहाँ पे नहीं खोल पाए। 2-3 जगहों पे भी अमेरिका में प्लांट बनाया उन्होंने। आई थिंक वेदर दे आर सेलिंग इट और कनाडा और नॉट, हैव नो आइडिया। चूँकि वो हलाल हैं तो उसकी जो पैटीज़ हैं वो आते हैं, वो पोलर बेयर बैग आता है, उसमें भर के भाभी लेकर जाती है कि मैं ले जाऊँ। मैं कहा मुक जाएगा, की फ़ायदा है। वैन शी वॉज इन दुबई, अब तो खैर वो कनाडा चली गई है। मैं कहा फ़ायदा क्यों होगा? कहती नहीं, हालांकि वहाँ भी मिलता है बट शक। UK के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो पाकिस्तानी गम है वो डिंग डोंग है, हलाल की वजह से। हाँ, हलाल की, क्यों हलाल की वजह से है? क्योंकि याद रखिएगा च्युइंगम के अंदर जो है जेलेटिन डलती है। अब आपको नहीं पता कि जेलेटिन किदी ही है, क्योंकि हड्डियों से बनती है। हलाल है कि नहीं है, तो उसकी वजह से लोगों ने खाना शुरू कर दिया। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ये भी देखें कि यू नो किस एरिया में ये चलेगा और किस में नहीं चलेगा। यू विल बी सरप्राइज्ड, माउंटेन ड्यू बेइंतहा बिकता है। पूरे पाकिस्तान का मोर देन 60% KPK में बिकता है। पहाड़ों और आप अटक क्रॉस करेंगी, आप जिसके पास भी जाएं 2 चीजें आपके टेबल पे रखेगा, यहां वो कावा होगा और यहां माउंटेन ड्यू होगी। अब ये समझ नहीं आती कि उसमें क्या उनको मिलता है, वी हैव नो आइडिया। पता नहीं वो निस्वार के बाद कोई किक आती है या क्या आता है, वी हैव नो आइडिया। बट अब आप सोचें कि ज्योग्राफिकल उत्थे बिकता है, नहीं बिकता। यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वेरी स्ट्रेंज। तो आपके लिए ज़रूरी है देखना कि किस वाले एरिया में, वो जो हम एथनो की बात कर रहे थे, वहाँ पे ये क्यों इस्तेमाल होती है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू सेल इट। ओके, दिस इज़ नंबर 1 इज़ दी सेगमेंटेशन डिसीजन जो है वो आप इसकी बेस पे करते हैं। सेगमेंटेशन के लिए प्लीज़ रिमेंबर, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा जिसने भी पढ़ाया, STP, सेगमेंट, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। ये एसेंस होता है मार्केटिंग का। किस सेगमेंट में जाना है। इन्होंने अभी एक लफ्ज़ यूज़ किया, USP, यूनिक सेलिंग प्रॉपोजिशन, जिसको अक्सर लोग ESA भी कहते हैं, एसेंशियल सेलिंग अपील। एडवर्टाइजिंग को उसका एसेंशियल सेलिंग अपील कहते हैं। क्या करें हम लोग, ठीक है। होता यह है कि ऐसी यूनिकनेस जो आपको आपके कस्टमर से डिफरेंशिएट करती है, उसको USP बनाते हैं हमेशा। चूँकि पोजीशनिंग क्या होती है कि आपने अपने कस्टमर के दिमाग में अपनी प्रोडक्ट का इमेज बनाना है अगेंस्ट द कंपैटिटर, उसको पोजीशनिंग कहते हैं। तो सेगमेंटेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट एज वेल। सो इसलिए आपके लिए STP को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और दैट्स वाई हम ज़्यादातर केसेस के अंदर जो है हम ये देखते हैं कि हमने किस सेगमेंट को टारगेट करना है और हमने वहाँ पे बात क्या करनी है। पाकिस्तान में जी पहली जो सेलुलर कंपनी थी उसमें एनालॉग में वो पाकटेल थी। तो हुआ ये कि पाकटेल के बाद आया इंस्टाफोन। जब इंस्टाफोन आया, अब पाकटेल ने कहा यार पहले मैं कला सी, हूँ मैं की करा। उसने कहा ब्रॉडर कवरेज, इसलिए कि इंस्टाफोन नया नया आया था, तो पाकटेल की सर्विस ज़्यादातर सिटीज़ में थी। अब हुआ ये कि इंस्टाफोन की भी उतने शहरों में हो गई, अब मुझे क्या मुख्तलिफ बनाना है इसके साथ। फिर उन्होंने ये देखा कि हम नहीं पाकटेल जो है वो डिजिटल है, और वो कहीं डिजिटल है कहीं एनालॉग है। तो उन्होंने स्लोगन क्या बनाया, कनेक्ट टू द नेटवर्क नॉट द पैच वर्क। अच्छा, अब क्या हुआ, उन्होंने भी डिजिटल कर लिया, आप भी डिजिटल हो गए, उनकी करिए। फिर उन्होंने कहा यार दोनों डिजिटल हो गए, अब क्या करें। तो उनको अंदाज़ा हुआ कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना वो उनसे बेहतर है, आवाज़ रिसेप्शन अच्छी आती है। फिर स्लोगन क्या बनाया, द डिफरेंस इज क्लियर। बात समझ आ रही है। जूं वक्त बदला, जूं आपके कंपैटिटर के पास वो वाला यूनिक सेलिंग आया जो आपके पास था, आपने उसको बदला। फिर वक्त के साथ भी बदलते हैं।
कैडबरी को देख लें, कैडबरी में कहा थोड़ी सी पेट पूजा कहीं भी, ऐसे करके दुल्हन खा रही होती है अपने उस पर बैठ के। फिर उनको ख्याल आया कि यार ये पेट पूजा वाली मार्केट थोड़ी छोटी है स्नैक्स की, पेट पूजा मीन स्नैक्स जो बीच में खाते हैं, कुछ और करना चाहिए। फिर उन्होंने खुशियाँ, जब पप्पू पास हो जाए तो कुछ मीठा हो जाए, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार लोग मिठाई क्यों खाते हैं, कैडबरी खिलाएं यार। फिर वो ईद के ऊपर भी, फिर क्रिसमस के ऊपर भी, फिर शादियों पे भी वो उन्होंने उसको लॉन्च किया, मार्केट बड़ी कर दी। तो क्या किया उन्होंने, फिर उसको सेगमेंटाइज किया। उसने इस तरह से किया, और किटकैट ने क्या कहा, हैव ए ब्रेक हैव ए किटकैट। उसने उसको स्नैक पे रखा, उसने स्नैक पे रखा। तो ये जो हम स्लोगन बनाते हैं ये बेसिकली पोजीशनिंग स्लोगन्स होते हैं, और ये हमारी पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हैं, उस वाली पोजीशन को जो मुझे मेरे कंपैटिटर से मुमताज करती है या बेहतर बनाती है। ठीक है जी, ओके, ये सेगमेंटेशन है। फिर प्रोडक्ट डिसीजंस हैं। प्रोडक्ट में कौन से फीचर होने चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए। अभी मैंने आपसे जिक्र किया फूटा वाइटर्स की बोतल का। फिर आप ये देखें कि वो जो है शज़ान वाला ऑल प्योर, उसने अपनी बॉटल के ऊपर इसको 45 के एंगल पे लगाया ढकना, इसलिए कि जिस वक्त आप वो डालते हैं तो वो गिर जाता है, स्पेल कर जाता है। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं प्रोडक्ट की आपको चेंज करने की। वो है ऑलपर्स ने पहली दफ़ा पाउच लॉन्च किया। पता है क्यों किया? एक डब्बा है, एक पाउच है। इसकी कैंपेन रन की है बकायदा, आपने वो देखी नहीं, मजे की बात है। अब देखें ये कैसी बात है। पाउच को माइक्रोवेव में गर्म किया जा सकता है। वो तस्वीर बनाई थी उन्होंने यार। आप वो जो आधा पाव का डायरेक्ट रखें, उसको गर्म करें, ऊपर से खोलें, डाल के पी लें। डब्बा नहीं हो सकता, उसके सर्वर लगा हुआ है, वो पटाखा मार जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? उनको भी फायदा हुआ है, चूंकि डब्बा महंगा है, 7 लेयर्स है। यहाँ कौन थे पैकेजिंग वाले बैठे हुए, 7-8 लेयर दे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वो इतना महंगा पड़ता है, वो पाउच है, वो सस्ता है वहाँ पे। दैट्स वाई दे लॉन्च दैट। बात समझ आ रही है आपको? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है उसको कैसे लॉन्च करते हैं। पहले जो आपके पास आते थे अपना ऑयल के डब्बे, वाई करके काट के थे पानी सा पाउच, अब उसके ऊपर और ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। That's right। इसका मतलब यह है कि आप कॉन्टिन्यूसली अपनी प्रोडक्ट के बारे में जानते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि कहाँ कहाँ पे गैप है, ताकि उस गैप को हम फिल कर सकें, और आप उसकी प्रोडक्ट की जो पैकिंग है उसमें आप चेंज करते रहते हैं। ठीक है। हाउ शुड द प्रोडक्ट बी पोजीशन, कहाँ पे इसको हम रखेंगे, ये मैंने अभी आपको बताया कि दिमाग में किस तरह डालना है। मैंने इसको हर एक, मैंने 3 प्रोडक्ट की बात की, आल प्योर की फ्रूटिन है, बाकी भी वो है अपना फूटा वाटर, हर एक की अपनी पोजीशनिंग है। ठीक है। एक मैं आपको पोजीशनिंग की बात एक और सुनाता हूँ, बल्कि से याद ना रहे आपको। मिल्क पैक सबसे पहले आया, ठीक है। उन्होंने कहा सबसे नहीं, इट वाज लाइक खालिस ही सब कुछ है, खालिस ही सब कुछ है। हलीब आया, दूध आप खरीदते हैं जो खालिस होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब उसने कहा यार दूध तो उसने खालिस ले लिया, मैं क्या करांगा। फिर उनको याद आया कि खालिस होने के लिए गाढ़ा होना जरूरी है, तो सबसे गाढ़ा दूध हलीब। बल्कि बाद में एक कैंपेन हुई जिसके ऊपर बकायदा एतराज हुआ, उन्होंने कहा गाढ़ा ही खालिस है। वो नेस्ले वाला आ गया, कहता यार तेरी मेहरबानी, तू की चक्कर ही पै गया। तो उसको उन्होंने बाद में वापस किया था। अब हुआ ये कि 2 पाकिस्तान में दूध लॉन्च हुए, आप ज़्यादा बेहतर बताते वेफलो वाले, दोनों के दोनों जो थे वो गाढ़ेपन पे और खालिस पे हुए। फिर आया ऑलपर्स, ऑलपर्स था काऊ मिल्क। काऊ मिल्क गाढ़ा नहीं हो सकता, याद रखिएगा, काऊ मिल्क पतला होता है और पीला होता है। उन्होंने क्या सी करिए, फिर उन्होंने उसका नाम पता क्यों रखा था ऑल पर, इट वॉज बिकॉज ऑफ द ऑल पर्पस। तो क्या दिखाया, आपने दूध सोडा बनाना है, आपने लस्सी बनानी है, आपने जो है वो दूध वाली चाय बनानी है, तो आपने ऑल पर यूज करना है। उसने जो उसको कैंपेन को रन किया वो ऑल पर्पस पे किया, उसने गाढ़ेपन पे नहीं किया, क्योंकि वो उस पर खरीद ही नहीं सकता था, उसका मुकाबला नहीं कर। जो ही आपने डालना कहते बकवास करता है, बेहतर खाड़ा है नहीं, एक कितना सादा हो गया, तो आपको अगेंस्ट दी परसेप्शन था। तो ये जो पोजीशनिंग है ये आपको देखनी पड़ती है।
और पोजीशनिंग के तरीके बदल जाते हैं। मल्टीफोन कहता रहा एक ज़माने में, कहता है ड्यूरेबल है, लाइफ टाइम चलता है, कभी हाथी बिठाया हुआ दिखाया, कभी रोड रोलर चलता हुआ दिखाया। वो तो यूनिफॉर्म में था हाँ, उसमें इसमें भी उन्होंने कहा यार कि अब इसको कैसे हम करें कि लोग जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकें। तो फिर उन्होंने कहा अपने साथ लाई थी, अपनी बेटी को दे रही हूँ। अब क्या बात करते हैं, नन्ही परी। उनके मैट्रेस की रेंज का नाम है। दिस इज हाउ यू पोजीशनिंग ड्यूरेबिलिटी की है, लेकिन बात करने का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ है, राइट। सो चख लो खुशियाँ, राइट। दिस इज हाउ यू स्टेट अपनी जो पोजीशनिंग है उसकी स्टेटमेंट जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। द टाइप ऑफ पैकिंग इज प्रेफर्ड बाय द कस्टमर, डेफिनेटली अब आपके लिए कौन सी ऐसी पैकिंग है जो होनी चाहिए उसके ऊपर। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी शान विल ब्रिंग देयर रेसिपीज इन बॉटल्स, स्पाइसेस। सर आप मुझे बताएं ना कि आप लाल मिर्च का डब्बा लाते हैं, इनसे पूछे ना, आप उसको पहले अपने जाके किसी बॉटल में डालते हैं। अच्छा, उसके मुकाबले में जितने ब्रांड्स अब आ रहे हैं दे आर ऑल कमिंग इन बॉटल्स, ठीक है। वो क्या है उसका, सुराख भी होते कितना, दैट्स राइट। फलक वाले जो लेकर आ रहे हैं, वो 3 तरह के सुराख हैं, एक बड़ा है एक थोड़ा, दैट्स राइट, एब्सोल्युटली राइट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जिस तरह की शाहजान की मार्केट रिसर्च है और मार्केट इंटेलिजेंस है, दे विल डेफिनेटली बी कमिंग इनटू इट। आप देख लें, उन्होंने ऑलरेडी दे हैव एक्सपेंडेड सो मच into the jams and jellies and all that, वो सिरका और फला, इसका मतलब है they will be coming। तो ये exactly मैं यही कह रहा हूँ कि कस्टमर को कहाँ पे परेशानी हो रही है, कहाँ पे वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ मैं, कहाँ मैं पैकिंग के ऊपर पैसे बचा सकता हूँ। याद रखिए जब शुरू में दूध आते थे टेट्रा पैक में आते थे, याद है ना आपको, उसको रखनी मुसीबत थी, फिर वो स्क्वायर में चले गए, फिर कुछ और में चले गए, फिर समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज हाउ द कंपनीज ऑलवेज कीप ऑन finding and research that what we need to do। ठीक है जी, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन याद रखिए, हमने कहाँ से शुरू किया था, हमने पहले सेगमेंटेशन पे कहा, उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन पे रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरह के रिटेलर हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, पाकिस्तान में सबसे बड़ी सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग की जो कैंपेन या प्रोडक्ट लॉन्च की गई और बिकी वो साथी था, ठीक है। याद रखिए कहाँ होना चाहिए था, फार्मेसीज़ के अंदर। अवेलेबिलिटी कहाँ पे कराई, 5 छोलिया वाले खोखे के ऊपर, उसका जो डब्बा होता था ना और इनके कहे टंगा होता था, एंड इट वाज अमेजिंग। दिस वाज समथिंग विच केम आउट ऑफ द ब्लू, कि बजाय दे कि मैं क्लिनिक से जाके वहाँ पे लूँ जिससे मैं पान खाना, बोतल पीना, आई एम कंसिस्टेंटली सीइंग इट। चूँकि मैं उसको देख रहा हूँ तो मेरी इम्पल्स बाइंग हो रही है, चाहे यार ये भी दे दे। अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो सिमिलरली इस तरह से आपको ये देखना पड़ता है कि मेरी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए। इस वक्त मैं कमाल की एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ जिसने अपनी प्रोडक्ट को एकदम से जो है वो फैलाया, और वो है खलीफे की खताइयाँ। पैकिंग किधर है, एयरपोर्ट के ऊपर। पैकिंग कहाँ पड़ी हुई है, स्टेशन के ऊपर। पैकिंग कहाँ पड़ी हुई है, डाइवो के अड्डे के ऊपर। पैकिंग कहाँ पड़ी हुई है, वो जो आप मोटरवे पे जा रहे हैं तो उसके अंदर त्याम और क्याम के ऊपर। समझ आ रही है बात आपको? इट्स अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये क्या हुआ कि मुझे कहाँ कहाँ पे उसको अवेलेबल कराना है, और अब तो खैर ऑनलाइन भी अवेलेबल है। नंबर 2 एग्जाम्पल इन लाहौर, शरकपुरी रसगुल्ले। मना कौन जाएगा शरकपुर यार, इट्स अवेलेबल इन एवरी शॉप नाउ, उन्होंने वहाँ देने शुरू कर दिए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक इट श्योर। देखिए व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू योर टारगेट कस्टमर्स। जिथे वो रहता है, जिथे वो जाता है, उत्थे होगा, राइट। अगर उसको अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन हुई नहीं है। तो डिसीजन आपका है कि मैंने कहाँ कहाँ मेरा टारगेट कस्टमर है, कहाँ कहाँ पे मैंने इसको अवेलेबल कराना है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, एंड दिस डिसीजन यू हैव टू मेक। फिर उसका वहाँ पे प्राइसिंग क्या होगी, कहाँ पे मैं जो है कितनी आउटलेट्स पे मैं रखूँगा। अब अगर ये जो कार्ड होते हैं रिचार्जेबल कार्ड्स,
अगर ये सारे के सारे सिर्फ आपको फ्रेंचाइज शॉप पे मिलते तो कितनी बड़ी मुसीबत होती। आज खोखे वाले को भी ने, आज पान वाले के पास है जो को मुर्गी लैंड जानते हो तो कुल पे होंगे ने। वाई? बिकॉज किसी वक्त भी आपको कार्ड की जरूरत पड़ जाती है। तो बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, you know, now everybody is ready to get it and the company is getting the money as well, right? So this is how you have to realize it कि इसकी availability हमने कहाँ कहाँ पे करानी है, किस किस जगह पे होगी, किस तरह से की जाएगी। अच्छा, ये डिपेंड भी करता है टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स के ऊपर। आपने अगर प्रोडक्ट्स को पढ़ा हो तो 4 तरह की प्रोडक्ट्स की जो है क्लासिफिकेशन होती है। एक होती है कन्वीनियंस प्रोडक्ट, जो आप मल्टीपल टाइम खरीदते हैं और वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती। स्टैपल्स, दाल खरीदनी है, महल्ले वाले को चले गए, दाल ले लेती, खुले अंडे ले लेते, चावल ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे गुजर रहे थे, 2 टॉफ़ियाँ ले ली, सुपर चाहिए, कहते नहीं हिगा चलो दूसरा दे दो, जिसमें कि आपको ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप रेगुलर ख़रीदते हैं, बहुत महंगी भी नहीं होती। ये होती है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। दूसरी प्रोडक्ट होती हैं जिसको हम शॉपिंग प्रोडक्ट्स कहते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट्स को लेने में, उसको डिसीजन करने में आप जो है वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ब्रांड, क्वालिटी, प्राइस, अवेलेबिलिटी, डिज़ाइन, स्टाइल, कंपोजिशन, ये सारी के सारे डिसीजन होते हैं। ये मोस्टली कौन सी हैं? ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं। शैम्पू लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, ब्यूटी सोप लेते हैं, ठीक है, ये सारे और ऑयल लेते हैं, ये सारे के सारे ब्रांड्स के अंदर है। इसको हम कहते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स। कन्वीनियंस प्रोडक्ट हर जगह पे होनी चाहिए। लाहौर में इस वक्त कोई आई थिंक 54-55 हज़ार के करीब आउटलेट्स हैं लाहौर में, जिसमें सारी डाल लें, पेट्रोमार्ट्स भी डाल लें, रेस्टोरेंट्स भी डाल लें, जिसमें सिनेमा भी डाल लें, जिसमें आप पान खोखा भी डाल लें, ये सारे मिला के को 54,000 होंगे। अब अगर मैं पेप्सी में हूँ तो हर दुकान पे लेज़ चाहिए। जिस वक्त पेप्सी पीऊँगा तो लेज़ खाऊंगा, लेज़ लूँगा तो पेप्सी पीऊँगा। तो सेम इज़ दी एप्लीकेबल टू द कोक एज वेल। तो इसका मतलब है ये हर जगह पे होनी चाहिए। इसको कहते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैज़ टू बी अवेलेबल एवरीवेयर। लेकिन जो हमारी शॉपिंग प्रोडक्ट है उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह पे अवेलेबल वो आपको मेन स्टोर पे मिलती है, कुछ दूसरे स्टोरों में मिलती है, कि बहुत छोटी जगह पे नहीं मिलती है आपको। तीसरी प्रोडक्ट होती है इसके अंदर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, उसी के आउटलेट पे यहाँ तो उधर होगी, यहाँ गिने चुनों पे होगी। सना सफ़ीना यहाँ वहाँ मिलेगी, या सना सफ़ीना आपको वो क्या है स्टोर जो लिबर्टी मार्केट में है, स्लिम फैब्रिक्स से मिलेगी, ट्रेडिशंस पे मिलेगी, वहाँ मिलेगी आपको। इसलिए कि वो स्पेशलिटी, उसके लिए आप एफर्ट करते हैं। आप BMW का शोरूम बना दें मुल्तान रोड पे, आप वहाँ भी चले जाएंगे। जहाँ अगर आप जॉर्डानो पहनते हैं तो आप ढूंढेंगे पूरे लाहौर में कहाँ मिलती है। अगर आपको ज़ारा का शौक है तो फिर आप ढूंढेंगे ज़ारा किधर मिलता है, राल्फ लॉरेन किधर मिलता है, ये ब्रांड्स हैं सारे, लिहाजा आप उसके लिए एफर्ट्स करेंगे। उसकी अवेलेबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे हो, वो ख़ास जगहों पे भी होगी तो आप वहाँ चले जाएंगे। इसलिए आपको डिसीजन यह करना है कि आप प्रोडक्ट कौन सी लॉन्च की हुई है आपने। बात यह है कि सी पैक के अंडर जो है 3 फेसेस थे उसके। पहला फेस था आपका रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वो हमने 80% कर दिया। इस वक्त सिर्फ जो एक टुकड़ा रह गया हुआ है और वो टुकड़ा है आपका सक्खर से हैदराबाद। जब आप वो कंप्लीट कर लेंगे तो थ्रू आउट फ्रॉम ग्वादर टू ऑनवर्ड यू आर कनेक्टेड, ठीक है जी। उसका हमारा फ़ायदा हो गया, सड़कें बन गई। ठीक है कि हमने उनसे लोन लिया, लेकिन सॉफ्ट लोन में लिया, वो उन्होंने बना दिया, हम वापस कर देंगे उसको। फोर्ट मनरो के अंदर जो आपका पुल बना है 8 किलोमीटर का, देखा है आपने वो? इट इज़ जो दुनिया का अजूबा है, जहाँ पे कहीं लोहे में बना है और कहीं सड़क से बना है और कहाँ से, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और उसने उसके फासले को पता नहीं कितने टाइम पे कम कर दिया, पहली बात। सेकंड याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड फेज उसका था इकोनॉमिक जोन को इस्टेब्लिश करने का। 4 इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश होने थे, ठीक है जी। एक घारों में था सिंध के लिए, एक बलोचिस्तान में था, एक आपका जो है ये हमारे यहाँ पे बना जो शेखुपुरा के पास था, और एक आपका जशकई में बना। 4 हम सेकंड फेज़ पे आ चुके हुए थे मार्च तक।
सेकंड फेज में इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश हो चुके थे और वहाँ पे कंपनीज आ रही थी, वो टर्किश भी आ रही थी, वो चाइनीज़ भी आ रही थी, वेयर हाउस बन गए थे। ये भी मेरा फ़ायदा था, ठीक है ना जी। तीसरा फ़ायदा जो था वो आपका था ट्रेड का, उसमें हो सकता है कि उनका फ़ायदा हो। याद रखिएगा चांसेस ये हैं कि सी पैक के अंदर ऑन एन एवरेज 3 मिलियन से लेके 5 मिलियन चाइनीज़ पाकिस्तान में आने हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बहुत टफ कंपटीशन होगा लोकल्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और मैं ये कह चुका हूँ लोगों को। मतलब मल्टीफॉर्म का हम जिक्र कर रहे थे, वो कहेगा वो स्टैंडर्ड देता है। अब इतने सालों के बाद आके उसने एक फीचर ऐड किया है, एक सॉफ्टवेयर साइड है, एक हार्डर साइड है। इतने सालों के बाद आके, वो भी क्यों, उसने कहा कुछ लोग हार्ड पे सोते हैं, कुछ सॉफ्ट पे सोते हैं, नीड आइडेंटिफाई की, बना लिया। चाइनीज क्या करेगा, वो कहेगा आप बताएं कि आपको कितनी डेंसिटी का गद्दा चाहिए, कितना मोटा चाहिए, किस रंग का चाहिए, पर्सनल नहीं। सर दे आर क्रेजी नेशन। आपको पता है हायर जो है, आई थिंक इट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 6% to 6.5% to the total GDP of the China. Can you imagine what I'm saying, sir? And Samsung is contributing more than 20% in the economy of the Korea. कली कंपनी। सो दो फायदे तो हमारे हो गए। तीसरा फायदा जब वो लोग आएंगे फिर देखेंगे क्या करना है, वहां पे चैलेंजेस आएंगे और आप जैसे लोगों के लिए चैलेंज आएंगे जो सोशल, जो सेंसिटिव हैं। उसकी वजह यह है कि आज जाके हायर में देखें, जो अपर मैनेजमेंट है वो गौर से देख रही होती है कि यार अब 4 दफ़ा गंदा कर देता है मेरा टॉयलेट जड़ा है, उसको समझ तो नहीं आती ना, ये भुखा क्यों रहता है, या 4 छुट्टियां क्यों कर देने। वहाँ तो 24 घंटे कोई काम नहीं छोड़ता चाइना के अंदर। दैट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज, यू नो, व्हेन दे कम इनटू माय सोसाइटी देन यू विल सी दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। बट 2 जगह पे हमारा फ़ायदा हो गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। तो हमने ये डिसाइड किया जी कि हम किस किस आउटलेट पे रखेंगे। कोई एजेंट बनेगा, ब्रोकर बनेगा, फ्रेंचाइजर बनेगा, होलसेलर के पास जाएंगे, डीलर के पास जाएंगे, ऑनलाइन अवेलेबल कराएंगे। ऑनलाइन अवेलेबल, आज आपकी जो ऑनलाइन शॉपिंग है ई कॉमर्स, इट हैज़ गॉन अबव 36%। कहते ही हैं कि अगर कोविड ना होता तो शायद यहाँ तक ना पहुँचती। ये 2030 के अंदर मेच्योरिटी आनी थी हमारी, जो आज आ गई बिकॉज ऑफ द कोविड। तो कोविड ने हमें फ़ायदा ही दे दिया बहुत बड़ा कि लोगों की थिंकिंग बदल गई, कंपनी में बदली है थिंकिंग। ये मेरी बात याद रखें, आप में से वो लोग जो नौकरियां ढूंढने के चक्कर में हैं, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है इस वक्त कंपनीज के अंदर। दे आर मूविंग फ्रॉम जॉब टू द टास्क। जॉब के लिए डिग्री चाहिए, टास्क के लिए स्किल्स चाहिए। आप BBA कर लें, ये इंश्योर नहीं होगा कि आपको 50,000 की नौकरी मिल जाएगी। आप 1 साल का ग्राफिक डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कर लें, चांसेस दिए कि आपको नौकरी मिल जाएगी, इसलिए कि वो स्किल है। आपने देखा यहाँ पे हाइब्रिड वर्क, आज भी डेवलप कंट्री में वो कहते ना यार, क्योंकि जिस दिन तुसी आंदे हो उस दिन साढ़े बल्ब भी बलते ने, साड़ियाँ जनाब बाकी काम भी होंगे ने, कम अज कम पैसे तो बचाइए ना। और काम तो घर से हो ही रहा है। कंपनीज को एहसास हो गया कि कौन सा काम घर से बेहतर हो सकता है। आते नहीं, नेटसोल में आज भी 25% लोग आते हैं, इसलिए कि जो ही आप ऑनलाइन जाते हैं हर चीज़ आपकी मॉनिटर हो रही होती है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो थिंग्स आर एक्चुअली चेंजिंग अ लॉट। सोच का बदलना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अगर आज आपने सोच ना बदली, आप बड़े पीछे रह जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। और सोच का कतई ताल्लुक जो एजुकेशन से नहीं है, कतई ताल्लुक नहीं है। चौथी प्रवृत्ति अनसॉर्ट, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं होता। अल्लाह ताला माफ़ करे किसी के साथ ना हो। जब घर में डेथ होती है ना, फिर समझ आती है कि कफन कितों मिलता है तो बाकी चीज़ें कितों मिलती हैं। आपको मैं आज पूछूँ एनसाइक्लोपीडिया, आपको नहीं पता होगा। मैं आप पूछूँ यार कोई ब्लड का डोनर चाहिए, कोई अपना कहाँ से मिलेगा ब्लड बैंक, सिर्फ नंबर लाते फिरने हैं और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे होते हैं AB पॉजिटिव चाहिए, AB नेगेटिव चाहिए, O पॉजिटिव चाहिए। ये अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके बारे में पता ही नहीं होता हमें। तो ये इसी तरह ही होती हैं, इसके बारे में ढूंढना पड़ता है फिर आपको, ठीक है ना। सो दैट्स दी अनसॉर्ट प्रोडक्ट। तो अनसॉर्ट प्रोडक्ट के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए पता ही किसी को नहीं है। लेकिन दुनिया के अंदर अनसॉर्ट में फ्यूनरल सर्विसेज का बहुत बड़ा गैप है। पाकिस्तान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नील आपको, आप शायद गई नहीं है वहाँ पे, वादी हुसैन में जाके देखें, वो आप गई नहीं होंगी। वो अहले तशी का है और वो आउट ऑफ लाहौर, आउट ऑफ कराची। हाँ कैमरे जो उन्होंने उधर हाँ जी, लगा के वो सारे। हाँ जी, क्या कमाल जगह है। वो कहते हैं जी ऐसी ऑर्गेनाइज नंबर के साथ है
वो टोल से 10 किलोमीटर बाहर है, 35 किलोमीटर टोल हो गया, 10-45 किलोमीटर शहर से है। तो मैं एक दफ़ा चला गया, मैं कहा लोग ही करें, कहते जी 1 विंडो ऑपरेशन है, आप कॉल कर दें, मेयत गाड़ी घर वहाँ पहुँच जाएगी, कितनी गाड़ियाँ चाहिए वहाँ चली जाएंगी, वो खुद ही आ जाएंगी। आपके जो बाहर दुनिया में लोग हैं उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम उनको वीडियो लिंक के ऊपर जो है वो वेबसाइट पर जाके सिर्फ करेंगे, हम उसको वहीं पर दिखा देंगे सारी की सारी दफनाते हुए। तो मैंने कहा चलो यह तो हो जाएगा, असी तो शबराते भी आने, असी तो जनाब मुहर्रम ते भी आने, तो उदा की होएगा? कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, हम बता देते हैं कहाँ कहाँ से आपको पिक कर लेंगी। अगर ये भी नहीं हो सकता तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, कब्र का नंबर डालें, कब्र सामने आ जाएगी, आप फातिहा कर लें। अगर वो भी नहीं करते, नीचे क्लिक कर दें, वहाँ फातिहा वहाँ पढ़ी जाएगी। सर लाहौरिए जिस तरह के लोग हैगे ने, मैं भी हैगा वहाँ, आप चांसेस ये हैं कि आपके जो कुल है ना वो थीम बेस्ड हुआ करेंगे। अल्लाह गया मैं हो चुका है, मैं फेज़ 5 में कर चुका हूँ ऑलरेडी। 4 कोर्स का खाना था वहाँ पे, और वहाँ डिजिटल कुरान पड़े हुए थे और क्लिक करने वाले जो है वो पड़े थे, कोई चने नहीं सी, कोई कुछ नहीं घासी, काले रंग की सारे का सारा कलर स्कीम थी, काले रंग की कपड़े लगे हुए। सो चांस बहुत बड़ी मार्केट है। आप यकीन करें जैसे गोरे करते हैं वो मरने से पहले अपनी फ्यूनरल सर्विस के पैसे पे करके जाते हैं कि कॉफिन के अंदर हड्डी केड़ी लकड़ी केड़ी लगेगी, तो बाद जड़े कब्जे किधर लगणगे, तो केड़ी गड्डी 'च जावांगा, तो केड़ा वाला सॉन्ग लग्या होएगा। दे ऑल डिसाइड बिफोर गोइंग कि उसने बरन तो बाद किदा पता को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दे ऑलरेडी डू इट वेरी, दिस इज ए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। एनीबडी हु कैन स्टार्ट दिस फ्यूनरल सर्विसेज, कुछ नहीं करना, ਅਸੀਂ सारा कुछ करांगे, ਤੁਸੀਂ सिर्फ फोन कर दो, कबर ਅਸੀਂ आप अरेंज करांगे, सारा कुछ करांगे, यू विल एवरीथिंग। देगा घर आ जाएंगे, किसी को जान की जरूरत नहीं है, ਅਸੀਂ ਵੰਡ भी देंगे, दे भी देंगे, कनाता भी लग जाएंगियाँ, वो भी लग जाएगा। दिस इज़ अ कन्वीनियंस। याद है कि मैंने कहा था कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो कन्वीनियंस अपॉर्चुनिटी है, एंड वी हैव टू कीप दैट इन आवर माइंड। राइट जी, सो प्रमोशन हो गया, सॉरी, सो मैंने आपसे ये कहा था प्रमोशन डिसीजन जो है। सो 4 पीस हम कंप्लीट कर लेते हैं कि ये अपील्स क्या होती हैं। अपील ये होती है जो कि इमोशनल जो पार्ट होता है, मसलन फेयर अपील है, लव अपील है, प्रोटेक्शन अपील्स हैं, ये सारी की सारी अपील्स हैं जो कि आप करते हैं। कहीं पे हाइजीन की आ जाती है, कहीं पे कुछ आ जाती है। आप ये देखें कि प्रोटेक्शन अपील का कितना कमाल का ऐड बना हुआ है उसका हार्पिक का, कि वो जब उसको सफाई करती है फिर ऐसे करके उंगली भी लगाती है, जस्ट टू गिव यू द कॉन्फिडेंस कि दिस इज सो जम्स फ्री दैट इवन आई कैन मैं फ्रेश पे उंगली भी लगा लेती हूँ। दिस इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ द अपील। फिर आपको याद होगा वो ऐड जिसमें फेयर अपील थी, आए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें स्टेट लाइफ जो है, तो वो वहाँ क्या था, फेयर अपील थी, तो खुदा ना खासा कुछ हो गया तो फिर ही करांगे। सो ये अपील का डिसीजन किस तरह कि हमने कैसे करना है वहाँ पे है। विच व्हीकल शुड द एडवर्टाइजिंग बी प्लेस, कहाँ कहाँ पे व्हीकल्स होती है। व्हीकल गाड़ियाँ नहीं हैं, व्हीकल होती हैं कि अगर मेरा चैनल प्रिंट है तो उसमें न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर द व्हीकल्स। अगर डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो मेरे पास 3 है, एक टीवी है, एक रेडियो है और एक केबल है। इसको हम जो है वो व्हीकल कहते हैं। ठीक है जी। व्हाट शुड बी द बजट, क्या पैसे खर्च करूंगा, और सेल प्रमोशन कौन सी यूज़ करूंगा। सेल प्रमोशन का जिक्र हम वो करेंगे जो इंसेंटिव्स होते हैं, प्राइस कम कर देते हैं, बोनस दे देते हैं, आप पैक बना देते हैं साथ, ये इनको हम लोग सेल से एब्सोल्यूट प्रीमियम हो जाते हैं, ये सारे के सारे उसका हिस्सा हैं।